इस हफ्ते में पहली बार निचले स्तरों से जबरदस्त रिकवरी दिखाते हुए बाजार एक्शन के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। त्योहार का दिन है, वीकेंड से पहले भारतीय बाजार मजबूत फॉर्म में। देखते हैं 1.5 घंटे ये तेजी रहेगी या नहीं। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। और जबरदस्त बात यही होगी कि क्या ये तेजी टिकाऊ है। और दीप, दो ही सवाल हैं। पहला तो ये कि कहां से आई तेजी, एंड ऑफ कोर्स इस वक्त की 5 बड़ी बातें। बिल्कुल, तो तेजी पर पूरा फोकस करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं। अनिल जी भी अपना डेटा समझाने वाले हैं। बट आइए उससे पहले, जैसा आपने कहा, एक बार बड़ी बातों पर डाल देते हैं नजर। और सबसे बड़ी बात यही है कि जबरदस्त रिकवरी के फॉर्म में है बाजार। 18,000 के बेहद करीब आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है। निचले स्तरों से 200 सवा 200 अंकों की शानदार रिकवरी आपने स्क्रीन पर बनती हुई देखी ही है। निफ्टी के साथ साथ बैंक्स भी सुधरते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से जबरदस्त रिकवरी दिखाते हुए अब 300 पॉइंट ऊपर है। 42,400 का लेवल आपको बैंक निफ्टी पर दिखेगा। पीएसयू बैंक्स सुबह से ही बजिंग है और पीएसयू बैंक इंडेक्स इस समय लीडरशिप दिखा रहा है, 1.5% ऊपर है। बट इसके अलावा मेटल्स, ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी और अन्य पीएसयू कंपनीज, यहां से भी बाजार को सहारा मिल रहा है। और इन सभी इंडेक्स में हम देख रहे हैं आधे से 1% तक की खरीदारी है। ब्रॉडर मार्केट यहां पर भी थोड़ी बहुत मूव आ रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स भी नीचे संभलकर अब पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। और ये इन सब के बीच जब हम देख रहे हैं कि हालांकि ग्लोबल मार्केट से लगातार हैंडओवर पॉजिटिव रहा है, बट अमेरिकी फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है, मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे बाजार अपने दम पर आपको एक जबरदस्त रिकवरी दिखाते हुए और फिलहाल डेज हाई पर कारोबार होते हुए दिख रहा है। तो अच्छा एक्शन माना जाएगा नेहा फाइनल ट्रेड की शुरुआत के लिए एटलीस्ट। बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो करेंसी स्पेस से भी अच्छा खासा सहारा, या रादर कह सकते हैं कि इक्विटी स्पेस में जो मूड सुधरा है उसका असर हमने करेंसी मार्केट पर भी देखा है। रुपया 6 हफ्ते की हाइस पर ट्रेड करा। ऑफ कोर्स खुला और तगड़े स्ट्रेंथ के साथ था, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कल की क्लोजिंग के मुकाबले 20 पैसे की स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार रखी है। और जानकार अधिकतर यही मान रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ यहाँ से बरकरार रहने वाली है, थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स जो खासा कमजोर हुआ है। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि बाजार की नजर किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रहेगी। और ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय ट्रिगर्स पर नजर रखनी है। बिल्कुल, यहाँ पर नया देखिए आप, जिस तरह से कल सीपीआई के आंकड़े आ चुके हैं, हमारे भारत के भी आंकड़े आ चुके हैं, तो ट्रिगर्स के लिहाज से ये तो काफी इंपॉर्टेंट था ही। साथ ही आज आपको जिस ट्रिगर्स पर ध्यान रखना है उसमें विप्रो, यहाँ पर इसके पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखेंगे, तो इसका रिएक्शन आपको मंडे को देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये और इससे जुड़े हुए तमाम जितने भी आईटी शेयर हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। साथ ही एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर नजर रखिए। एफएनओ स्पेस से ये भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाले हैं। कैश सेगमेंट से अनूप इंजीनियरिंग, आदित्य बिरला मनी, जस्ट डायल और हेरिटेज फूड्स पर भी नजर रखिए। इनफैक्ट हेरिटेज फूड्स की तो नतीजों के साथ साथ राइट्स इशू पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। यही नहीं, ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जनवरी महीने का जो कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा है यूएस का, वो भी आपके सामने रखा जाएगा। साथ ही कल के दिन में एचडीएफसी बैंक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, तो यहां पर ऑल इंपॉर्टेंट 2 निफ्टी कंपनियां अभी तक, विप्रो और एचडीएफसी बैंक, इस पर नजर रखना है मंडे के रिएक्शन में। और एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यहां पर भी दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, इस पर भी नजर रखिए। जेडएफ स्टीयरिंग गियर, यहां पर भी इसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और कल तो डेफिनेटली, आज हम ऑलरेडी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। इनफैक्ट मार्क्सन्स फार्मा, इसका बायबैक भी बंद होता हुआ नजर आएगा। और एमएनएम, इसकी जो नई थार इन्होंने लॉन्च की है उसकी डिलीवरी भी शुरू होगी कल से ही। 16 जनवरी एफएनओ स्पेस से फेडरल बैंक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही कैश सेगमेंट से इंडियन एक्रेलिक, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स, केशोराम इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और टिन प्लेट के नंबर्स पर भी नजर रखनी है। दिसंबर महीने का डब्ल्यूपीआई आंकड़ा भी अब हमारे सामने आएगा 16 तारीख को, यानी कि सोमवार को। और एंजल वन, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक है कंपनी की। एनसीएलटी की सुनवाई भी होने वाली है रिलायंस कैपिटल को लेकर। इनफैक्ट टीसीएस जो डिविडेंड इन्होंने ऐलान किया था अपने नंबर्स में, वो एक्स डिविडेंड होता हुआ दिखेगा, यानी कि एक्स डेट है उसकी। और यूएस के बाजार सोमवार को बंद रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं या रादर ट्रिगर्स हैं जिन पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। आने वाले 2-3 दिनों का ये ट्रिगर है। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, कुछ नतीजे भी आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर कोल्टे पाटिल की बात करें, यहाँ पर Q3 में जो बिक्री आई है वो 28% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं सेल्स वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे, वहाँ पर अगर आप देखेंगे ये अपडेट भी है कि 31% का आपको दिखेगा यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम बढ़ के आया है। जैसा कि ट्रिगर्स में कुशल ने बात करी थी, अनूप इंजीनियरिंग के जस्ट अभी कुछ ही टाइम पहले नतीजे भी आते हुए दिखे हैं।
वहां पर अगर नतीजे देखेंगे, मुनाफा 6 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, आय 47 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ पर। हालांकि आपको मार्जिन दिखेंगे, मार्जिन में आपको कट दिखेगा, 23% के आसपास जो थे वो घटकर 20% के आसपास आते हुए दिखे हैं। खबरों पर हेरिटेज फूड्स पर आपको ध्यान रखना होगा कि राइट इश्यू की रिकॉर्ड डेट जो है वो आती हुई दिखी है, वो 20 जनवरी है और ये राइट इश्यू 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जो है खुला रहेगा। L&T यहाँ पे नॉर्वे की कंपनी H2 कैरियर के साथ उन्होंने एक करार किया है और ये फ्लोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से उसके लिए जो है करार किया गया है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आप HDFC बैंक ले लीजिए, लगभग 13 लाख शेयर्स, डिलीवरी वहां पर 28 लाख शेयर्स और मदरसन सुमी यहाँ पे 1 करोड़ शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये तो है आपके लिए ढेरों खबरें और कुछ नतीजे जो आ रहे हैं, कुछ और नतीजे आने वाले हैं। ऑफ कोर्स विप्रो इस पर शाम के लिए रहेगी नजर। बट बाजार के जबरदस्त एक्शन में आपको क्या करना है, इस समय के संकेत कैसे हैं, आइए जुड़ते हैं अनिल जी के साथ और लेते हैं उनका बाजार पर नजरिया। सर गुड आफ्टरनून। बढ़िया फॉर्म में बाजार है, 18,000 के बेहद करीब, सिर्फ 2-3 पॉइंट दूर 18,000 से निफ्टी है। निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 250 अंकों की रिकवरी है। बैंक निफ्टी 42,450 पर आ गया है। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आईटी और बैंक्स दोनों इस समय लीडरशिप दिखा रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स सुस्त हैं, कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। रुपया 21 पैसे मजबूत है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी स्टेबल है, बट हमारे बाजार रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं। सर कैसे रीड करना है इसे? देखिए दीप, बड़े दिनों बाद पहली बार भारतीय बाजार ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के मुकाबले में, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स सुबह से सुस्त है, कोई खास एक्शन है नहीं। और पिछले 3-4 दिनों से अमेरिका मजबूत है, डाउ के लिहाज से देखें तो, और नैस्डैक के लिहाज से देखें तो 5 दिनों से अच्छी तेजी होती दिख रही है। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना बन सकती है कि अमेरिकी बाजार में हल्की की प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय बाजार बढ़े तो वो उसका एक ही कारण है, एक ही फैक्टर है, जो सुबह हम डिस्कस कर रहे थे। कहीं कहीं FIC सेलिंग धीमे पड़ने के जैसे आपको संकेत आते हुए दिखेंगे, बाजार चलने की कोशिश करेंगे। और आज जिस तरह की स्क्रीन दिख रही है, सुबह का फर्स्ट हाफ आप छोड़ दें, शुरुआती 2-2.5 घंटे, उसके बाद बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है, पहला। दूसरा, अच्छी बात यह की बाजार ने कि कल के और इस पूरे हफ्ते के जो लो लेवल्स हैं 17,775, 17,800 के आसपास, आज भी हमने वहीं पर सपोर्ट लिया और वहां से घूम गए। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर भी 41,700, 41,800 की रेंज में जो सपोर्ट है वही सपोर्ट लिया और घूम गए। तो इसका मतलब ये कि अगर हफ्ते के आखिरी सेशन में अगर कमजोर होना होता तो आज आपके लिए अच्छा दिन था, लेकिन इसके विपरीत एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और इस मजबूती में अब थोड़ा सहारा शॉर्ट कवरिंग का भी मिलेगा। 3 बजे तक अगर हम 18,000 के पार निकल कर टिक जाते हैं तो भारतीय बाजार यहाँ से और मजबूती बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर 18,050 के ऊपर आज बंद हो पाए तो बहुत ही बढ़िया, 18,000 भी होल्ड कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। और बैंक निफ्टी तो जैसा हम बात कर रहे हैं, पिछले 7 सेशन पे 42,000 के ऊपर बंद हो रहा है और आज पिछले 2 दिनों के हाई को भी बैंक निफ्टी में क्रॉस किया, तो यहाँ थोड़ी मजबूती होने की संभावना बन रही है। बैंक निफ्टी 42,600, 42,700 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अगर डाउ फ्यूचर थोड़े भी सुधरते दिखे तो हमारे बाजार और जोर से भाग सकते हैं, और अगर डाउ फ्यूचर सुस्त रहे या थोड़े कमजोर रहे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। इस लेवल पर थोड़ा सा बेचना जल्दबाजी होगी, शॉर्ट करना भी चाहें तो थोड़ा और ऊपर का इंतजार करें बढ़ने के बाजार को। जी इस लेवल पर फिलहाल नहीं बेचें, थोड़ा रुकिए और ऊपर के लेवल्स आएंगे, बट फिलहाल बढ़िया रिकवरी है और इस रिकवरी का पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। आज अनिल जी ने सुबह कहा भी था 9:08 पर जब रेट सेटल हुए थे कि अगर यहाँ से बाजार थोड़ा फिसलते हैं, सुस्त दिखते हैं तो वो खरीदारी का मौका होगा। और देखिए आज सपोर्ट से शानदार मूव बाजार में आइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए। आगे भी अनिल जी से हम शो में जुड़ेंगे और उनसे डेटा रीडिंग और स्ट्रैटेजी समझेंगे। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल भी है तैयार। सुमित जी, मुदित जी, सिमी जी, किरण जी, आशु सर एंड ऑफ कोर्स कुणाल जी, सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करते हैं शुरुआत मुदित जी के साथ, बिगुल मुनाफे वाले मुदित। गुड आफ्टरनून मुदित जी, बताएं सर। मुदित जी आपका ऑडियो म्यूट है सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून नेहा जी। बिल्कुल, देखिए एक ऐसा स्टॉक है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट्स पर हो रहा है और ऑप्शन के जरिए पहले पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज को यहाँ पर खरीद के चलना है। सबसे पहले 180 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो 7 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट 11 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट 12 रुपए का होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए 90 पैसे का। मैं इतना श्योर हूँ इस स्टॉक पे, मैंने ना पॉइंट्स लिख लिए हैं कि कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं होना चाहिए। देखिए 175 पर करीब 3 लाख शेयर अनवाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं। 177.50 की कॉल पर
कॉल पर कभी करीब 2 लाख शेयर अनवाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल 5 लाख शेयर यहाँ पे ट्रैप है, वो पोजीशन कवर करते हुए नजर आएंगे। स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव, बड़ा सर्ज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप फ्रेश बिल्डअप की बात करेंगे, 3-3.5% का फ्रेश बिल्डअप होता हुआ नजर आया। डेली चार्ट्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट 200 डेमा का भी ब्रेकआउट बढ़िया वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है। ट्रेंड रिवर्सल यहां से हो चुका है। जो 180 वाला कॉल ऑप्शन है, जिसमें 12 रुपए तक के टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आएंगे। रेन इंडस्ट्रीज का 180 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 12 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 5 रुपए 90 पैसे का। तो रेन इंडस्ट्रीज पर करनी है आपको खरीदारी, 180 का कॉल खरीद कर चलिए। कमोडिटी प्लेज में हम देख ही रहे हैं अच्छा मूड एक बार फिर से आ रहा है। सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं कौन सा स्टॉक आ रहा है रेडार पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बाय का स्टॉक रडार पे आया है 96.25, 96.40 ये स्टॉक का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जिसका सिंबल है HSCL। HSCL के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक पिछले 7 से 11 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब ये रिबाउंड का संकेत दे रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर चुका है और ये स्टॉक अब यहां से आज और अगले हफ्ते में ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। जिन्होंने खरीदारी करा है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। 92 रुपए के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 92, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 101 रुपए का, दूसरा टारगेट 105 रुपए का। एक हफ्ते का व्यू लेके HSCL में खरीदारी करें 92 के स्टॉप लॉस से 101 और 105 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए हिमाद्री स्पेशलिटी, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है 101 और 105 के टारगेट्स के लिए। तो बाजार चुस्त हो रहा है और कुछ बढ़िया कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ भी रही हैं। आशु जी भी हमारे साथ हैं और एक बार आशु जी से भी उनका बाजार का नजरिया लिया जाए और कुछ अगर स्ट्रैटेजीज या स्प्रेड्स हैं तो आशु जी उसके बारे में बताएं। बट फिलहाल मंडे के बाद आज एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिखा रहा है बाजार, थोड़ी मूव कर रहा है, निचले स्तरों से आज अच्छी रिकवरी आई है। इस पर भरोसा करना है सर या फिर ऊपर वापस सेलिंग प्रेशर आएगा? दीपांशु, बिल्कुल लगता तो है भरोसा करना चाहिए, और सबसे बड़ा भरोसा दीपांशु जो अपनी रेंज चल रही है 17,800 और 18,250, उस पे बहुत भरोसा करना चाहिए। आप ये देखिए 18,250 के पास जाता है तो जितना मर्जी अच्छा लगे, वहां से ऊपर नहीं क्रॉस करता, और 17,800 के पास आता है, देखिए कितना डेटा खराब लग रहा था लेकिन 17,800 नहीं टूटा। तो ये दोनों स्ट्रांग इतनी रेंज है, चाहे रेंज 400 450 पॉइंट की नैरो है, लेकिन इसी रेंज में मतलब मार्केट घूम रहा है। अच्छा लगे तो बढ़ता नहीं है, खराब लगे तो घटता नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा की तरफ बिल्कुल लेना चाहिए और 18,200 250 की तरफ बिल्कुल बेचना चाहिए। अब ये दीपांशु होता क्या है कि अक्सर हम 18,250 या जब भी ऊपर का मूव आता है तब सब जगह तेजी की बातें, तेजी की आवाजें, तेजी का कॉल शुरू हो जाती हैं, तब हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। और वही जब 17,800 के बाद इतना पैनिक दिखने लग जाता है कि वो पुट बाइंग के सब जगह से रिकमेंडेशन आने लग जाती हैं तो कट जाता है। सो आइडिया ये होता है कि अगर गलत साइड पे बैठ गए तो उसको पूरा पलट के राइट करना बहुत मुश्किल होता है। तो या तो क्या होता है कि आप ना करिए अगर नैरो रेंज में आप वॉलिटिलिटी नहीं हैंडल कर सकते, या फिर पेशेंस रखिए कि नहीं मुझे 17,800 और 850 पे ही लेना है और मुझे 18,200 250 पे ही बेचना है। ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है और इसको जिसने डिसिप्लिन रखा है वो अपने लॉसेस जरूर बचा सकता है। लेकिन दीपांशु, हैविंग सेड दैट, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये मूव स्ट्रेंथ लगती है, डेफिनेटली लगती है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद आया है। सब मतलब थक के, एक होता है ना राइस की वेट कर रहे हैं, इससे नीचे क्या जाएगा, अब तो बढ़ेगा, अब तो यू टर्न होगा, अब तो बजट आ रहा है, अब तो बजट के और पास आ गए, अब तो बजट के 2 हफ्ते निकल गए। मतलब एक होता है ना लॉ ऑफ एवरेजेस से कि कब तक विराट कोहली सेंचुरी नहीं बनाएगा। सो आई थिंक कुछ वो है, और कुछ ऑब्वियसली एक्सपायरी के बाद का जो मूव आता है, जब वो जो लॉन्ग वक्त वगैरह कट जाते हैं तो उसका उस चक्कर में होता है। तो मुझे लगता है कि दीपांशु इसको प्ले करने के लिए इस रेंज को, मैं तो अभी भी उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा हूं। बड़ा मूव उस रेंज के दोनों साइड के ब्रीच करने पे ही आएगा, वो नहीं दिख रहा। तो रेंज में कैसे प्ले करना है, स्टॉक्स तो जो हमने पिछले हफ्ते दिए थे, L&T, एक्सिस और अंबुजा स्प्रेड, वो तीन ही स्टॉक हैं और तीनों ठीक चल रहे हैं, प्रॉफिटेबल है। अब मेरे पास 2 नए स्प्रेड हैं इस हफ्ते के लिए, अगले 4 दिन के लिए। दीपांशु आप कहें तो मैं दोनों स्प्रेड शेयर कर लेता हूं। बिल्कुल आशु सर, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, 1-2 कॉल्स और पेंडिंग है, फिर आपके पास भी आता हूं। आइए एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु।
आज एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी स्टॉक भाग रहा है और इसमें मेरा जो नजर में आया है वो है ग्रेविटा इंडिया। ग्रेविटा का चार्ट देखिए कि इसमें कोई भी वीकनेस नहीं है। ये जो मार्केट लास्ट 10-15 दिन से ये जो एक रेंज में या रेंज का लोअर बाउंड्री में कंसोलिडेट कर रहा था, ग्रेविटा में इसका कोई असर नहीं पड़ा और आज ग्रेविटा में वापस एक ऐसा बढ़िया ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भागने वाला है। 470 का पहला टारगेट, 485 का दूसरा टारगेट और 500 का तीसरा टारगेट के लिए ग्रेविटा को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 420 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। बहुत ही बढ़िया सा चार्ट है, बढ़िया ब्रेकआउट्स भी है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भागने वाला है, तो मेरी तरफ से ग्रेविटा इंडिया। तो ग्रेविटा इस पर करनी है खरीदारी सिमी जी की तरफ से, ये है आपके लिए ऑप्शन। आइए सुमित जी दे रहे हैं एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, कैश का ऑप्शन। बताएं सर। दीपांशु, सुबह कैश का ऑप्शन में इंडेक्स का ऑप्शन दिया था। आप देखिए सुबह मैंने कहा भी था कि मैं कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूं और तेजी का व्यू दिया था 17,750 के कॉल के अंदर। उसके अंदर दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और इंडेक्स में मेरे को अभी भी तेजी लग रही है। लेकिन मैं अभी जो ऑप्शन लेके आया हूं वो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। थोड़ी देर में मैं इंडेक्स में कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा तो वापस से निकालूंगा। तो ये तो था अपडेट कि टारगेट अचीव का मोहर लगा सकते हैं 17,750 के कॉल के अंदर। अब जिस ऑप्शन के लिए अभी बिगुल बजाया है वो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 184.50 रुपए। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। इसके अंदर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 185 वाला कॉल अभी 5 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे को लग रहा है कि अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। आज और अगले हफ्ते के अंदर 190 से लेके 192 रुपए तक के लेवल बैंक ऑफ बड़ौदा में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 185 वाला कॉल यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 3 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में 185 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें बैंक ऑफ बड़ौदा का 185 का कॉल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 185 का कॉल खरीद कर चले, यह है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। 5 रुपए में आपको ये मिल रहा है, डबल होने की क्षमता यहां से रखता है। आइए अब चलते हैं आशु सर के पास और लेते हैं उनकी कुछ कॉल्स और स्प्रेड्स। स्विंग के सुल्तान आशु मदा। बताएं आशु सर। दीपांशु देखो, निफ्टी जो है इतने रिवर्सल के बाद जो स्पॉट का निफ्टी है 17,985 चल रहा है, तो मुझे इन द मनी 17,950 की स्ट्राइक की एक कॉल लेनी है और आउट ऑफ द मनी 18,150 200 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है। दीपांशु फिर रिपीट करता हूं, 17,950 की एक कॉल लेनी है, 18,150 की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 40 रुपए। तो जो 40 रुपए कॉस्ट आएगी 17,950 प्लस 40 17,990, 985 तो मेरा स्पॉट निफ्टी चल रहा है। तो वर्चुअली मैं कोई कॉस्ट नहीं दे रहा हूं। डाउन साइड रिस्क 40 रुपए है। वर्स्ट केस में 40 रुपए जाएंगे। मैं सेफ कहां तक हूं दीपांशु? 17,350 तक। तो मुझे लगता है कि अगर ये मूव आगे चलती है, जो कि अभी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है, क्योंकि अगर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती तो दीपांशु ये जो 925-50 का है ना, क्रॉस नहीं करना चाहिए था। तो ये 18,000 भी क्रॉस कर सकती है, 18,100 की तरफ भी जा सकती है। तो इस स्प्रेड में दीपांशु 18,150 200 की रेंज में हमारा पीक प्रॉफिट होगा। 18,100 पे प्रॉफिट होगा, 18,050 पे प्रॉफिट होगा, 18,000 पे प्रॉफिट होगा, 950 पे प्रॉफिट होगा, 900 पे प्रॉफिट होगा। तो मुझे लगता है कि 950 की एक लेके 150 की 2 बेचने और सेफ कहां तक है? 17,350 तक। ये मुझे लगता है कि दीपांशु अगले 4 दिन के लिए एनफ सेफ्टी है, क्योंकि अगेन हम वो जो रोड ब्लॉक है हमारा 18,200 200-250 वाला, वो बहुत स्ट्रांग रोड ब्लॉक है। वहां पे आके रुक सकते हैं। आई थिंक बेस्ट केस सिचुएशन में भी एज ऑफ नाउ का जो मतलब डेटा एनालिसिस है, तो मुझे लगता है कि इस स्प्रेड के साथ अगले 3 दिन के लिए ट्रेड करना चाहिए। और ये जो 40 रुपए लगाए हैं, मुझे लगता है कि डबल हो सकते हैं। तो एक ट्रेड तो ये निफ्टी के अंदर है। दूसरा दीपांशु स्प्रेड है वो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की 42,500 की एक कॉल लेनी है और 43,000 की 2 बेचनी है। बैंक निफ्टी में ना 42,400 के आसपास स्पॉट है, लेकिन हम यहां से 100 पॉइंट ऊपर 42,500 की एक लेंगे और 500 पॉइंट ऊपर 43 की 2 बेचेंगे। तो 60 रुपए से या 65 रुपए इसके आसपास की कुछ कॉस्ट आएगी। मुझे लगता है कि ये स्प्रेड भी बनाना चाहिए और मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे तक और अगर फॉलोअप बाइंग आती है और 42,600-700 तक जाता है तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। वर्स्ट केस सिचुएशन 60-65 रुपए जो कॉस्ट है और जो मेरा प्रोटेक्शन है वो 43,500 तक है। यहां से 1100 पॉइंट ऊपर तक ये स्प्रेड प्रोटेक्टेड है
और अगर 42,500 से 43,500 के बीच में कहीं भी बंदी आती है या बीच में रुकता है तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस अप मूव को आफ्टर दिस अप मूव, इस अप मूव के को प्ले करने के लिए आफ्टर जो अप मूव हो चुकी है कैसे करना चाहिए, तो ये दोनों स्प्रेड है, इनको बनाना चाहिए जो जिसको कंफर्ट लगे, जिसका निफ्टी में इंटरेस्ट है, जिसका बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट है। इसलिए मैंने दोनों स्प्रेड शेयर कर लिए, बाकी हम अपडेट इसका देते रहेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए 2 बुल कॉल स्प्रेड आ रहे हैं। निफ्टी में 17,950 की कॉल खरीदिए और 18,150 की 2 कॉल बेचिए। बैंक निफ्टी में 42,500 की 1 कॉल खरीदिए और उसके सामने 43,000 की 2 कॉल्स बेचिए। तो बुल स्प्रेड आ रहे हैं आशु सर की तरफ से। कुछ स्टॉक कॉल्स भी आशु सर, तो प्लीज बताइएगा, उसके बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले एक बड़ी खबर नेहा जो हमें मार्क करनी है। कुछ दिनों से इंतजार था, लग रहा था कि शायद पिछले हफ्ते भी एक अटेम्प्ट हो सकता है, बट फाइनली गोल्ड पर नया रिकॉर्ड 56,200 का लेवल पार हो गया। बहुत समय से वो 56,191 का टच एंड गो हो रहा था, वो पार ही नहीं कर पा रहा था। फाइनली सालों बाद हमें वो लेवल देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट का भी अपडेट दे दूं, $1910 ये हमने इंटरनेशनल मार्केट में पार होता हुआ देखा है। 25 अप्रैल के बाद हमें ये लेवल देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट आपको बता दें कि पिछले साल बहुत लड़खड़ाती हुई सी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस बार हमने देखा आखिर के जो 3 महीने थे उसमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स जो वीकेंड हुआ है उसका बड़ा सपोर्ट है। बड़ा ट्रिगर हमने ये सीपीआई के जो नंबर्स आते हुए कल देखे, उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स नीचे गया 102 के नीचे 7-7.5 महीने के लोस पर, उसका बहुत सपोर्ट मिला है। और फाइनली आज हमने देखा कुछ मिनटों पहले एक नया रिकॉर्ड घरेलू बाजार में भी टूटते देखा है। आपको बता दूं कि बहुत कम ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में जो चाल दिखाई, घरेलू बाजार में भी हमने ऑलमोस्ट 6,000 रुपए का अपस्विंग आते हुए देखा साल के अंत से लेकर अब तक। तो एक अच्छी खासी छलांग सोने ने भी यहां पर लगाई है। और एक्सपर्ट्स तो जैसे कि हम पहले भी दर्शकों को बता चुके हैं कि बड़े बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं यहां पर 58,000 62,000 तक के टारगेट्स इस साल के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 2,000 से लेकर $2,200 तक के लेवल्स हैं। वो हर ब्रोकिंग फर्म, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो, बैंक्स या फिर घरेलू ब्रोकिंग फर्म्स हो, वो सब सोने में स्ट्रेंथ ही बनते हुए देख रहे हैं। सोने में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिस ईयर इज डेफिनेटली फॉर गोल्ड। 60,000 की लेवल्स की बात चल रही है, 62,000 के लेवल्स की बात हो रही है। और हमने आपको वो बताया भी था ना, सैक्सो बैंक और स्विस एशिया कैपिटल, वो तो $3,000-4,000 की बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स डबल होने की क्षमता। हाँ, तो ये थोड़े से वेवर्ड टाइप के टारगेट्स हैं, उनके रीजंस हैं। बट ऑफ कोर्स स्काई इज द लिमिट फॉर गोल्ड। लेकिन क्लियरली अब सोने को यहाँ से चलने और चढ़ने का मौका मिलता है। और पिछले साल से ही हमारे चैनल पर अगर आप नेहा, मृत्युंजय और हमारी बाकी पूरी कमोडिटी टीम और एक्सपर्ट्स की बात सुन रहे हैं, तो गोल्ड पर खरीदारी के संकेत आ रहे थे। कई एक्सपर्ट्स ने दिवाली के समय भी कहा था कि गोल्ड पर आप खरीदारी करिए, और वहां से देखिए जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है। एक बार सुमित जी से लेवल्स का भी चेक कर लिया जाए। सुमित जी, सिल्वर पर तो लगातार बात होती रहती है, 70,000 का लेवल सिल्वर पर भी हमने देखा है, बट गोल्ड जो आज नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आया है, अब अगले लेवल्स क्या दिखते हैं सर? दीपांशु, पिक्चर अभी बाकी है। आपने पहले भी जब हमने डिस्कशन किया गोल्ड 50,000 के आसपास, तब हमने कहा था कि हमें इस साल तेजी लगती है और आने वाले 10 से 12 महीने के अंदर 56,000 से लेकर 60,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिलेंगे, ऐसा हमको लगता है। 56,000 के लेवल अभी ऑलरेडी अचीव हो रहे हैं, तो ये तो था अपडेट। अब गोल्ड के अंदर यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। गोल्ड मेरे को लग रहा है कि कॉमेक्स में 1900 का आंकड़ा पार किया है। 1900 के ऊपर ये सस्टेन करने का मतलब हो गया आने वाले दिनों में 2000 तक के लेवल पोजिशनल तौर पे कॉमेक्स पे देखने को मिलेंगे। अभी इमीडिएट की अगर बात करते हैं, 1940 से लेके $1950 कॉमेक्स में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। यानी प्रेजेंट लेवल से $30 से $40 कम से कम ऊपर का मूव आना चाहिए। ऐसा होने पे यहाँ इंडिया में कम से कम 57,000 से लेके 57,500 तक के लेवल एमसीएक्स में ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये लेवल गोल्ड में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और पोजिशनल तौर पे अभी भी हमारा सेम व्यू है, 60,000 तक के लेवल बहुत जल्दी आने वाले समय में गोल्ड में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। 60,000 के लेवल सुमित जी को भी दिख रहे हैं और बड़ी मूव आ रही है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारतीय बाजार में गोल्ड के दाम आपको दिख रहे हैं, इस पर रखिए नजर। आइए किरण जी के पास चलते हैं और लेते हैं किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, आईटी मिड कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूव देखने को मिल रही है, और जिसमें मैं बाय करना चाहता हूं उसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है। मैं बात कर रहा हूं एफएसएल का, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। फ्यूचर्स में 105 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 1 रुपए नीचे रहेगा, 104 के नीचे, और मेरा टारगेट जो है वो काफी बड़ा है। मेरा मानना है कि पहले 109 का देखने को मिलेगा और 110 का दूसरा टारगेट रहेगा।
एफएसएल बाय करने की सलाह इसलिए है क्योंकि एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दूसरी चीज 105 के स्ट्राइक प्राइस पे लगभग 22 लाख शेयर स्ट्रैप हो चुके हैं और उधर एक अच्छी खासी अनवाइंडिंग होने की संभावना बहुत अच्छी बनती है। और मेरा मानना है इसके चलते 109 110 के टारगेट्स आपको एफएसएल में देखने को मिलेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ₹1 के अगेंस्ट ₹5 का रिवॉर्ड है, तो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नजर आ रहा है। ओके, तो जबरदस्त मोमेंटम आ रहा है। आईटी पर रखिए नजर, निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी है और फर्स्ट सोर्स किरण जी की रेडार पर, इस काउंटर पर आपको करना चाहिए फोकस। आइए फोकस करना है कुछ बड़ी खबर पर जो सेबी की तरफ से आ रही है। सेबी की हाल ही में बोर्ड मीटिंग हुई थी, कई सारे उन्होंने निर्णय लिए हैं, कई सारी हमारी खबरों पर मुहर भी लगती हुई दिखी है, कई सारे अहम इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं, बट एक दो और चेंजेस भी आ रहे हैं जो हमें समझना जरूरी है। और फर्स्ट ऑन जी बिजनेस आप पहली बार ये सारे चेंजेस के बारे में समझ रहे हैं, तो ब्रिजेश जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ तैयार हैं। ब्रिजेश बताइए और क्या निकल कर आ रहा है सेबी की बैठक से? देखिए, दो चीज़ें हैं जो और हैं। सबसे पहले पीएसयूज़ के लिए काम की बात है। पीएसयू कंपनियों में जो सेबी ने एक नियम लाया था जो 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया था, वो नियम ये था कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की जब नियुक्ति होती है तो उसके अगली एजीएम या अधिकतम 3 महीने के भीतर जो डायरेक्टर की नियुक्ति है उसके लिए शेयर होल्डर अप्रूवल लेना ज़रूरी है। लेकिन ये बाकी कंपनियों के लिए तो ठीक था, लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयू कंपनियां, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, तो वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही थी कि वहाँ खुद कंपनी के कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टर की नियुक्ति, क्योंकि बहुत बार इसमें कमिटी होती है या मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत बार तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट तक मामला जाता है। तो इन वजहों से वक्त बहुत लगता था और फिर बार बार ईजीएम करना या पोस्टल बैलेट की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो ऑपरेशनल दिक्कतें थी सरकारी कंपनियों को। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और पीएसयूज़ की तरफ से सेबी के पास ये रिक्वेस्ट आया था कि पीएसयू लिस्टेड कंपनियों के लिए ये जो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के 3 महीने के भीतर शेयर होल्डर से मंजूरी लेने की जो शर्त है, इसको हटा दिया जाए, इससे फ्री कर दिया जाए। तो सेबी ने अब पीएसयूज़ के लिए ये शर्त जो है हटा दी है। तो एक ये बड़ी अहम बात है पीएसयूज़ के लिए, उनका कष्ट जो है थोड़ा वो कम होगा। तो जो बाकी कंपनीज के लिए रूल्स होते हैं डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में, वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। बेसिकली इनके लिए कुछ एडिशनल टाइम बिल्कुल यहाँ पर बस इसीलिए लागू नहीं होंगे क्योंकि पीएसयूज़ का आर्गुमेंट है और जो बहुत बार हमें देखने को भी मिलता है कि खुद कंपनी के कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, क्योंकि एक किसी दूसरी कोई मिनिस्ट्री नॉमिनेट करती है, फिर कोई इसी मामले में कोई दूसरी मिनिस्ट्री नॉमिनेट कर देती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्रॉस स्टेक वाले कंपनियां भी होती हैं। तो इन वजहों से ये दिक्कत आ रही थी। चलिए, तो पीएसयूज़ को थोड़ा और समय मिलेगा। ऑपरेशनल इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट सिर्फ कंपनी नहीं, सरकार की तरफ से भी यहाँ पर बड़ा योगदान होता है। अच्छा, दूसरी कौन सी बात निकल कर आ रही है? ये भी कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए आप। ये जासूसी वाली है। सेबी और जासूसी। हाँ, लेकिन जासूसी बाहर वालों को करनी है। सेबी जो अपना काम जासूसी करती है, वो पता लगाती है कौन गड़बड़ी कर रही है, वो तो अलग चीज है जी। तो बेसिकली इसमें यह है कि सेबी का एक इन्फॉर्मेंट मैकेनिज्म पहले से था। वो इन्फॉर्मेंट मैकेनिज्म इसलिए था कि अगर कंपनी में कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन सटीक देते हैं, गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तो उसके एक सर्टेन अनुपात में लोगों को, मतलब करोड़ तक अमाउंट थी करोड़ में, कि वहां तक आपको इनाम मिलता है। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ उन जासूसों को रिवॉर्ड किया जाएगा जिनके खिलाफ, ऐसे मामलों में जहां पर सेबी ने रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया है कि इनके खिलाफ रिकवरी होनी है, उन लोगों के नाम सेबी की वेबसाइट पर हैं कि इनसे रिकवरी होनी है, लेकिन या तो कंपनी लापता है या डायरेक्टर लापता है या उनकी संपत्तियों की कोई जानकारी नहीं है या वो लोग छुपाए हुए हैं मल्टीपल लेयर्स में। तो अगर इसके बारे में कोई सटीक जानकारी देता है सेबी को और उस जानकारी से रिकवरी होती है तो वहाँ पर इनाम दिया जाएगा। तो इसके लिए अभी तक ये था कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड से इन्फॉर्मेंट को ये रिकवरी के लिए नहीं पैसे दिए जा सकते थे, लेकिन चूंकि अमाउंट काफ़ी बड़ा है, जो
स्पेसिफिक इस मामलों में है करीब 1939 करोड़ के आसपास की रकम है, लेकिन अगर ओवरऑल जो डिफिकल्ट टू रिकवर अकाउंट का टैग है वो 67,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और ज़्यादातर इसमें वो एंटिटीज़ हैं जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाली हैं, जिनके नाम हम काफ़ी सालों से, और 90 के दशक में तो बहुत ही पॉपुलर थी इस तरह की कंपनियां। तो उन कंपनियों के लिए जो है, अगर वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन देता है उन कंपनियों के डायरेक्टर्स के संपत्तियों के बारे में और रिकवरी होती है, तो वहाँ पर उनको जो है लोगों को इनाम दिया जाएगा। और ये अधिकतम 2 पार्ट में होगा। एक, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पहली बार दे दीजिए तो वहाँ पर आपको अधिकतम 5 लाख रुपए तक का है, और एक बार आपको जो फाइनल मिलेगा, यानी जब सब कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन पक्की हो जाएगी, तो 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। और ये भी होगा कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे अपनी पर्सनल, उसको गोपनीय रखा जाएगा। पूरी रिकवरी पे कोई परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, टोटल है। हाँ। टोटल संपत्ति की बिक्री से वसूली का 10% या अधिकतम 20 लाख। अच्छा, ठीक है। और अंतरिम जो इनाम होगा, इंटरिम होगा, वो जो भी संपत्ति की रिजर्व प्राइस होगी उसका 2.5% या 5 लाख, इसमें से जो भी कम होगा। तो सभी के लिए जासूसी करिए और इनाम पाइए। इनाम पाइए। इनाम पाइए। चलिए, नई स्कीम आ रही है, बट ऑफ कोर्स सीरियसली अगर आप इसे लें तो जैसा ब्रजेश जी बता रहे थे, बहुत बड़े डिफिकल्ट टू रिकवर अकाउंट्स हैं, अमाउंट बहुत बड़ा है, और उसकी रिकवरी के लिए अगर आप कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं सेबी को, तो उसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा। आपकी आइडेंटिटी सामने नहीं आएगी, उसे गुप्त ही रखा जाएगा। तो एक बड़ा और कदम इस प्रोसेस रिकवरी के लिए सेबी की तरफ से, ट्रांसपेरेंसी की तरफ से भी आप कह सकते हैं एक बड़ा कदम आ रहा है। तो 2 बड़ी खबरें, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, ये दोनों हमारे साथ शेयर करने के लिए। पहली फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव आपको जी बिजनेस पर ये सारी खबरें मिल रही हैं। आइए, 2:30 बज चुके हैं और इसका मतलब है कि सेठी साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब को शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब। गुड आफ्टरनून सर। कल वीक बाजार में भी आपने भरोसा रखा था और कुछ बढ़िया कॉल्स दी थी। आज बाजार पूरे रिकवरी के मूड में आ रहा है, बताएं सर आज क्या करना है? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। दीपांशु, 2 स्टॉक्स आज कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर। जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, एक होटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ताज जीवीके होटल्स, जो अभी 205 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये एक जेवी है बिटवीन इंडियन होटल्स और जीवीके ग्रुप। इंडियन होटल्स यानी टाटा ग्रुप, और जीवीके ग्रुप के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। 7 प्रीमियम होटल्स है इस कंपनी के पास, जिसके अंतर्गत ये 1360 रूम्स ओन करते हैं। हमने देखा जो होटल सेक्टर है, बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा इस क्वार्टर में। जो दिसंबर तिमाही के नतीजे आएंगे, मेरे हिसाब से बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे आएंगे। वैसे भी सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी। इस कंपनी ने 32 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले सितंबर में सिर्फ 3 करोड़ का पैट था। और अगर आप जून क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो 15 करोड़ के सामने 32 करोड़ का पैट था। और सितंबर तिमाही में मार्जिन थे 45%, और मुझे लगता है इस बार उससे भी अच्छे नंबर्स आएंगे। एक तो हम कुछ दिन पहले देखे कि ये जो चाइना की तरफ से जो कोविड का थ्रेट आ रहा था, उसकी वजह से हमने सभी होटल स्टॉक्स में या होटल सेक्टर में करेक्शन देखा। बट अब कोई कोविड की बातें नहीं है, कोई कोरोना की बातें नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये जो दिसंबर का हॉलिडे सीजन गया, बेहद ही जबरदस्त गया होटल्स के लिए। फिर वेडिंग सीजन भी एक बहुत बड़ा वेडिंग सीजन था, लेजर ट्रैवल हो रहे हैं, तो इन सब का एक असर पूरे होटल सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो इस क्वार्टर के नतीजे अभी थोड़ी दूर है, बट अभी सही समय है इन स्टॉक्स को खरीदने का। इस कंपनी में इंडियन होटल्स की भी 25.5% की हिस्सेदारी है। फिर डीआईएस भी अराउंड 4% ओन करते हैं, जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड है, आईडीएफसी है। तो हम बुलिश ऑन द सेक्टर एंड विद इन द सेक्टर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 220 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट, और 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो 220 का टारगेट, 200 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें। ताज जीवीके, ये है सेठी साहब की पहली कॉल। इस स्पेस में एक्शन भी आपको बनते हुए दिख रहा है। दूसरी कॉल सर। दूसरा स्टॉक है दीपांशु, एक मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ग्रेफाइट इंडिया, जो अभी 376 377 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। भारत की सबसे बड़ी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी है, जिसकी कैपेसिटी है अराउंड 98,000 टन्स पर एनम। ग्लोबली देखेंगे तो 14% मार्केट शेयर है इस कंपनी का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में। इसके अलावा सीपीसी और ग्लास रीइंफोर्स्ड पाइप्स भी बनाती है। हमने देखा पिछले कुछ दिन की स्टोरी रही है मेटल सेक्टर, आज भी मेटल सेक्टर अच्छा कर रहा है, और खास करके जो स्टील स्टॉक्स है, स्टील कंपनियां, वो अच्छा कर रही है। और हमने पिछले 1 महीने में देखा सभी स्टील कंपनियों ने 3 से 4 बार अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए हैं। और ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है, ये जो स्टील जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट से बनता है, उसमें यूज होता है इसका। तो एक जबरदस्त डिमांड स्टील सेक्टर से इसको आती है और आनी चाहिए।
और बाकी इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 2 इंडिया में और 1 जर्मनी में भी है, तो वो भी एक यूरोप में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इनका प्लांट है जिसका फायदा होना है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पिछले साल 10 रुपए का डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी 2.63% की डिविडेंड यील्ड है। FIHDAs अराउंड 13% ओन करते हैं। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। ये KK बांगर ग्रुप की कंपनी है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 395 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 370 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, वैलिड पॉइंट, थैंक यू सो मच सर। तो ताज GVK और ग्रेफाइट इंडिया 2 शॉर्ट टर्म पिक्स सेठी साहब की तरफ से आती हुई। 220 का टारगेट ताज GVK में दिख रहा है, 200 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। एंड ऑफ कोर्स ग्रेफाइट इंडिया 395 तक का टारगेट है, 370 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाएं। चलिए अब एक बिगुल कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का हुआ है वक्त। कुणाल जी सर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून नेहा। खरीदारी की राय है और खरीदना है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प के चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको एक्सटेंडेड बुलिश वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं और ब्रेकआउट अभी अभी चार्ट पर आया है, तो इन स्तरों पर खरीद करके चलना चाहिए। मुझे लगता है काफी दिनों की सुस्ती के बाद वापस से डेल्टा में मोमेंटम बन रहा है और ये मोमेंटम स्टॉक को 225-230 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है, तो इन स्तरों पर खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस यहां पर 210 रुपए से थोड़ा नीचे 209 रुपए 50 पैसे पर रख ले। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 218 रुपए का 218 का और इवेंचुअल टारगेट होगा 225 रुपए का 225 का। तो 225 के लक्ष्य के लिए डेल्टा में मेरी खरीदारी कराए। ठीक है, 218 पहला टारगेट, 225 इवेंचुअली दूसरा, लेकिन यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन 209 रुपए 50 पैसे के पास आपको स्टॉप लॉस लगाना है डेल्टा कॉर्प में। आइए एक खबर का रुख करते हैं। आज MCX में हमने बहुत बेहतरीन एक्शन बनता हुआ देखा है, तो क्या कारण रहा है उस स्ट्रेंथ का, उस तेजी का? पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए ऐसा क्या हो गया कि MCX का स्टॉक भाग गया? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून नया। MCX का स्टॉक, गोल्ड प्राइसेस भी जिस हिसाब से उछाल में, एक ये रीज़न भी है, पर इसके अलावा एक और खबर आई थी जहाँ पे एक ही कमोडिटी के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की अब इस कंपनी को, इस एक्सचेंज को छूट मिल चुकी है सेबी से। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पहले तो गोल्ड एंड सिल्वर में तो अलाउड ही था, लेकिन बेस मेटल और क्रूड में भी अभी अलाउड कर दिया गया है, जहाँ पे आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शन, हर कैटेगरी में अब ये अलाउड होगा इन सब बेस मेटल, क्रूड, इन सब में ट्रेडिंग करना। तो इससे ये फायदा होता है कि निवेशकों की जो भागीदारी होती है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी जो भागीदारी होती है वो बढ़ जाएगी यहाँ से। तो एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है MCX के लिए। अब एस्टिमेट्स ये आ रहे हैं कि इससे जो फ्यूचर के एवरेज डेली टर्नओवर होते हैं वहाँ पे करीबन 7 से 8% की बढ़त हो सकती है। 7 से 8% की ग्रोथ का अनुमान अब बाजार लेके चल रहा है इस पर्टिकुलर चेंज के साथ। अगर पिछले साल की बात करें तो 9 मंथ्स में जो बेस मेटल से फ्यूचर के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आए थे वो करीबन 16% का योगदान था टोटल ट्रांजैक्शंस में, और क्रूड भी देखे तो वहाँ से भी 17% का कॉन्ट्रीब्यूशन आया था। फर्स्ट जो 9 मंथ्स निकले अभी FY23 के, उसके अगर हम बात करें तो ऑल इन ऑल जो अब ऐसा है कि आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कर सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अब ये लॉन्च कर सकती है। जनवरी 2020 के पहले के बाद इसे बंद कर दिया गया, तो जो वापस से चेंज किया है तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, और इससे जो ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 7 से 8% की बढ़त हो सकती है। और डेफिनेटली ये एक अच्छा बेहतरीन कदम भी है नुपुर, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली पैंडेमिक के टाइम में देखा था कि वॉल्यूम्स, टर्नओवर्स है वो बहुत तेज़ी से इफेक्ट हुए थे जिस तरह के हालात बने थे। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है गिवन दैट एक्सचेंज के लिए। फाइनली ये लोग लेकर आ रहे हैं और एक खासा वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम्स बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये एक बड़ा ही ड्राइवर साबित हो सकता है। अभी तक क्या था कि फ्यूचर्स में आप सामने से आपको छोटे छोटे ऑप्शंस यहाँ पर देने पड़ेंगे वॉल्यूम को ड्राइव करने के लिए। एंड पर्टिकुलरली हमने क्रूड में जो फियास्को देखा था जो पैंडेमिक के दौरान हुआ था, उसके बाद से स्थिति काफी खराब हो गई थी, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है लोगों का ऐसी स्थिति में। तो वो तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन अब आपको फोकस करना है, जब पूरी इकोनॉमी खुल चुकी है तो आपको इस पे फोकस करना है कि किस तरह से वॉल्यूम ड्राइव किया जाए। तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स स्टॉक को कितना फायदा मिलेगा, एक चेक सुमित जी से ले लेते हैं। सुमित जी, MCX चार्ट्स पे आपको कैसा दिख रहा है? नया देखिए, जिस तरह का लास्ट 2 दिनों में मूव देखने को मिल रहा है MCX में, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। और वैसे भी लास्ट 2 से 3 महीनों का चार्ट अगर देखेंगे तो MCX ने एक अच्छी खासी तेजी बनाई
तेजी बनाने के बाद पिछले एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते में जो मार्केट में ऊपरी लेवल से दबाव आया, एमसीएक्स में भी वैसे ही दबाव देखने को मिला और लास्ट 2-3 दिनों के अंदर एमसीएक्स में लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक ने बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। 1600 का लेवल जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो एमसीएक्स यहां से और ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसमें ऊपर का पहला टारगेट बनेगा 1630 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1660 रुपए का। तो अभी चढ़ के खरीदारी नहीं करना है क्योंकि बहुत बड़ा मूव आया है। कोई भी डीप आता है तो इसमें खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 1600 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब 1630, 1660 जल्दी ये लेवल एमसीएक्स में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। ओके, तो एमसीएक्स पर रखिए नजर। 1600 के लेवल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं और ये एक स्टॉक टू वॉच है, बिकॉज अगर आप पिछले 2-3 महीने की यहाँ की मूव देखेंगे तो वन वे रैली आपको एमसीएक्स में आती हुई दिखी है। थोड़ा वाईटीडी चार्ट और उसके बाद 3 मंथ चार्ट इसका पुलअप करिए, स्पेशली 3 मंथ चार्ट अगर आप इसका पुलअप करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा क्या जबरदस्त रैली आई है। सितंबर के लो से करीब करीब 40% की रैली आपको एमसीएक्स में आती हुई दिखी है, तो बहुत ही बढ़िया एक्शन है। इसी साल 10% की रैली है और सितंबर के लो से देखेंगे तो करीब करीब 40% की रैली ये काउंटर आपको दिखा चुका है, तो बहुत ही शानदार मूव एमसीएक्स के चार्ट पर आपको आती हुई दिखी है। ओके, एमसीएक्स की तो हो गई बात, बट एवेन्यू सुपरमार्ट इसकी भी करनी है बात, क्योंकि इसके आने वाले हैं नतीजे कल। हालांकि वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं है, बट बड़ी कंपनी है, सेंटिमेंट के लिहाज से भी इसके नतीजे काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टॉक थोड़ा सुस्त है इस समय। आइए नुपुर से जानते हैं कैसे रहेंगे एवेन्यू के नंबर्स। नुपुर बताइए। बिल्कुल, एवेन्यू सुपरमार्ट ने जो अपडेट दिया था उसके बाद टॉप लाइन तो हमें पता चल गई थी, लेकिन अब सारी नज़र मार्जिन्स पर रहेगी। अनुमान है कि 9% के मार्जिन्स रहेंगे और फ्लैट रह सकते हैं इस क्वार्टर में, जिस हिसाब से प्राइजेस बढ़े हैं सब कमोडिटीज़ के और जिस हिसाब से लॉजिस्टिक और सब तरफ के प्राइजेस बढ़े थे। तो अनुमान ये है कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्लाइन आ सकता है मार्जिन्स में 50 to 100 बेसिस पॉइंट का, तो 9% का अनुमान है इस बार मार्जिन्स पे। रेवेन्यू की बात करें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी ने 25% की ग्रोथ दिखाई है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी यही अनुमान है कि करीबन 11,540 करोड़ की आय इस बार आ सकती है, 25% से बढ़कर। जो कामकाजी मुनाफा होगा वो 19% से इस बार बढ़कर आ सकता है, 1,030 करोड़ के आसपास ये होगा, और जो मुनाफा होगा वो भी 650 करोड़ के आसपास आ सकता है। 19% की यहाँ पे ग्रोथ का अनुमान है। मार्जिन्स पर जैसे कि मैंने कहा नजर रहने वाले ग्रॉस मार्जिन्स में एक्सपेक्टेशन है कि पिछले साल से थोड़ा कम होगा, लेकिन पिछले क्वार्टर से हो सकता है सुधर कर आए। दिसंबर तक कंपनी देखे तो करीबन 306 स्टोर्स हो चुके हैं, 4 नए स्टोर्स डाले थे पिछले क्वार्टर में, लेकिन एक ही कंसर्न है यहाँ पर कि प्री कोविड लेवल से अभी भी जो ग्रोथ है वो कम है। पर स्टोर बेसिस पे देखे स्क्वायर पर 100 प्लस स्क्वायर फीट पे भी देखे तो जो ग्रोथ है वो अभी भी 10% दूर है प्री कोविड लेवल से। और वैल्यूएशंस जो कंसर्न इस कंपनी के लिए हमेशा रहा है, अभी भी महंगे। अगले साल के 1 साल 1 ईयर फॉरवर्ड पे देखें तो 70 पे अभी भी ये स्टॉक ट्रेड करता है। तो वैल्यूएशन तो कभी सस्ते होंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए, बट देखते हैं नतीजों से क्या आता है। और मार्जिन आप कह रही है 9%, तो वो तो अच्छे हैं, 8% के तो ऊपर अच्छे ही माने जाते हैं इसके लिए। पिछले क्वार्टर में करीबन 10% है, तो थोड़ा सा वहां से हो सकता है। हाँ, ठीक है। कुणाल जी, इन लेवल्स पर कैसा लगता है डीमार्ट सर? ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो में है और आप तो रखते भी हैं इसको, बट रिसेंटली 4000 के भी नीचे है। इन लेवल्स पर क्या राय है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में? देखिए, पिछले साल सवा साल से आप देखें दीपांशु, तो स्टॉक ने एक बाजार को अंडर परफॉर्म किया है, और जो हमने तेजी देखी कई सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में उस तरह की तेजी यहाँ पर नहीं देखने को मिली। एक सीमित दायरे का कारोबार चल रहा है और एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को कुछ समय लगेगा। जब तक स्टॉक 4400 4450 के लेवल्स को पार करके उसके ऊपर एक डिसाइसिव मूव नहीं देता है, तब तक आपको कोई बहुत बड़ा अपसाइड स्टॉक से देखने को नहीं मिलेगा। तो एक सीमित दायरे का ही कारोबार रहेगा, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे, इसी तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरी राय थोड़ा वेट करने की है। नई खरीदारी से अभी फिलहाल कोई कारण नहीं है कि नई खरीदारी यहां करें। पहले की खरीद है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। मोमेंटम बनने के बाद स्टॉक में और काफी ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। और जैसा आपने कहा दीपांशु, डिस्क्लेमर कि मेरा इस स्टॉक में काफी अरसे से निजी निवेश है। बाजार को थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर करा है इस बार, थोड़े मार्जिन भी सॉफ्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो देखते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजों से क्या कुछ निकल कर आता है। मंडे को ऑफकोर्स स्टॉक पर रिएक्शन देखेंगे, फिलहाल डेज लो पर है, बट बाजार अच्छे मोमेंटम में, थोड़ा ऊपर से नीचे आया है बैंक निफ्टी, बट बढ़िया मोमेंटम बरकरार है। आइए अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल सर, पिछले आधे घंटे में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। अमेरिकी फ्यूचर्स सपाट ही हैं, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए जब आपसे
2 बजे बात करी तो 20 पॉइंट नीचे थे, अभी 20 पॉइंट ऊपर हैं डाउ फ्यूचर्स। नास्डैक फ्यूचर्स फ्लैट हैं, निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर 17,950 के एग्जैक्ट लेवल पर, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर 42,300 के एग्जैक्ट लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है सर। रुपया मजबूत है 19 पैसे ऊपर, यूरोप के बाजार में आधे % तक की तेजी है, कच्चा तेल $84 पर थोड़ा ऊपर ये भी इस समय आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड वीकेंड है, अमेरिकी बाजार मंडे को बंद रहेंगे। बताएं सर क्या करना है इस समय? देखिए दीप, गिरावट में खरीदारी करनी, ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। वैसे बहुत ज्यादा मैं डाउ से सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो डेटा बने हैं और जिस तरह का मूव हमारे बाजारों में आ जाए, 2 चीजें कंफर्म हुई है। एक तो ये कि हम बहुत खराब क्लोजिंग नहीं देंगे और हमें क्लोजिंग के लिहाज से 17,850 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए, क्योंकि 17,850 पूरे हफ्ते, पिछले पूरे हफ्ते हमने क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया है। तो अब जो डेटा बन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 17,900 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाएंगे, ये आसानी से कर सकते हैं। वैसा क्यों कर सकते हैं वो मैं बताऊं आपको। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 17,900 के पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और वो आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले बाजार उसके ऊपर आपको होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। लगभग 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आप देखिए 17,900 के पुट पर बन चुका है। सोचिए आज वीकली सीरीज की शुरुआत ही हुई है, शुरुआत के पहले ही दिन आप देखिए 1 करोड़ का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो चुका है। सो अब आप आज हो सकता है 17,850 को छोड़िए, क्लोजिंग आप 17,900 के नीचे भी नहीं देखेंगे। और अगर ऊपर में एक अच्छा मूव मिल जाए और 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग बने तो और बेहतर होगा। तो एटलीस्ट आपकी रिस्क डिफाइंड है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ से रिस्क है नहीं। इस लिहाज से अगर वापस से दिन के दौरान मार्केट अब 17,900 के आसपास आए, वहां पर खरीदारी आपको करनी चाहिए, ऊपर में 18,000 से 18,050 तक के टारगेट के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 42,000 के नीचे बंद नहीं होगा, पिछले 7 सेशन से नहीं हो रहे, आज भी नहीं होंगे। आज तो अच्छी जगह और ऊपर बनी गई है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44 लाख शेयरों का है 42,000 के लेवल पर, और इसी वजह से 42,000 को होल्ड करने में कामयाब रहेंगे। ऐसे में यही लेवल और थोड़ा सा अगर यहाँ से और नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने का आपके लिए मौका है। तो 42,200, 225 ही अच्छा लेवल है, 125 के आसपास में तो और रेट करें। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बाइंग रेंज में आ रहा है, ऊपरी स्तरों पर 42,350 से 42,450 की रेंज है, वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो थोड़ा व्यू बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि भाग चुके हैं तो इंतजार करें निचले स्तरों का और उसके बाद एंट्री करें। जी थोड़ा भाग चुका है, इसलिए ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आएगी। 18,000 क्रॉस करने में मुश्किल आ रही है, हम देख रहे हैं निफ्टी को। डिप आने दीजिए, फिर से एंटर करिए, फिर से ऊपर जाएगा। और बैंक निफ्टी तो अच्छे एंट्री जोन्स के आसपास है, थोड़ा और डिप आए तो अच्छे लेवल्स बन सकते हैं। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बाजार पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए। 3:20 को अनिल जी से फिर से जुड़ेंगे और लेंगे उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। आइए भसीन साहब हमारे साथ तैयार, 2:45 बज चुके हैं। भसीन के हसीन शेयर्स। स्वागत है भसीन साहब। अच्छी रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं बाजार, कई सारे काउंटर सेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं एक्शन को, और ऑफ कोर्स आपके अपडेट सर? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो दीपांशु जी, मैं कल से कह रहा हूँ, कल मैं गया हुआ था भुवनेश्वर जगन्नाथ जी के, और आज भी मैंने कहा सुबह के बाजार ओवरसोल्ड विद अ टी है। 18,500 जाएगी निफ्टी, देयर इज नो क्वेश्चन। ग्लोबल क्यूज आर गुड, ग्लोबल मार्केट्स आर गुड, एंड फॉर अस द इन्फ्लेशन एंड द अदर मैक्रोज आर ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड। तो लेने की चेष्टा है। SBI लाइफ, अल्ट्राटेक, अंबुजा, JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल, अशोक लीलैंड, ये सब मेरे बाइज हैं, और काफियों ने टारगेट भी हो दिया। अशोक लीलैंड भी आपको सुबह दिया था 154, 155 से कम मत बेचना। बेस्ट प्रॉक्सी प्ले ऑन राइजिंग एयरलाइन ट्रैफिक एंड ऑन द बस साइड अलॉन्ग विद द कमर्शियल व्हीकल। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? सर प्लीज बताएं। देखिए, मेरे को सबसे बढ़िया शेयर इस भाव पे लगता है टाटा केमिकल, लार्जेस्ट प्लेयर इन द soda ash and soda bicarbonate, and soda ash is seeing, base commodities are seeing lot of development and the ancillaries through it. Tata Chemical is a market leader there, and the stock has corrected after a reasonable run. I think now it is poised to go back to 1100 actually, but अभी आप 1,000 रुपए 1,020 के लिए करिए लीड बाइंग। 952 का स्टॉप लॉस, 1,020 can come very fast in Tata Chemical. Second pick is AU Bank. AU Bank will come with the strongest numbers because their retail network is doing extremely well and their ticket size is small, so their loan books are expanding extremely well. 618-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 600, 660 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, I am sure some corporate development is coming in Hindustan Copper.
The way this stock is going to move is unbelievable. The biggest, third largest copper refinery and the copper price are going all through the roof. 138 का target है. It's a 10% or 7% upside. Keep a stop loss of 120 to 50, 138 to 140 on Hindustan Copper. 3 बाय कॉल्स आपके लिए। टाटा केमिकल्स, इस पर रखिए नजर। भसीन साहब की तरफ से 1000 से 1020 के टारगेट्स होंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। 660 का टारगेट, 600 का होगा स्टॉप लॉस। और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर भसीन साहब का बड़ा भरोसा है, इस पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। 138 से 140 के टारगेट्स, 122 का स्टॉप लॉस। तो मेटल्स भी अच्छे एक्शन में, बिल्कुल अच्छे एक्शन में। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर का सर जब जिक्र कर रहे थे, एलएमई जिंक एक महीने के हाईस पर है और 3300 का भाव वहां पर हमने पार होता हुआ देखा। $3300 की मैं बात कर रही हूँ एलएमई जिंक पर। और उसके साथ साथ ही हम घरेलू मार्केट में देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक ये दिन के उच्चतम स्तर पे 350 तक ऊपर चला गया है और 1.5% की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। किरण सर, हिंदुस्तान जिंक क्या व्यू बन रहा है इस समय? हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखते हैं तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, इधर से अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है और जिस तरीके से ये अपमूव आ रही है बहुत ही बेहतरीन है। मेरा मानना है कि आपको लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए, जिनके पास है उनको रखनी चाहिए। थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस सेल्स करूंगा 330 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 380-85 के टारगेट्स आपको महीने भर में देखने को मिल जाने चाहिए। तो हिंदुस्तान जिंक भी आपको मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है, यानी कि एक एक करके मेटल काउंटर्स पर रखिए नजर। हिंदुस्तान कॉपर के बाद अब हिंदुस्तान जिंक की भी बारी है, इस पर भी आप करें फोकस है हमारा नतीजों पर फ्रंट एंड सेंटर। मंडे को आने वाले हैं फेडरल बैंक के नतीजे। आइए एक बार वरुण से जानते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। वरुण, एचडीएफसी बैंक के बारे में तो आप सुबह बता ही रहे थे, वहां से तो हर बार स्टेडी परफॉर्मेंस आती है। फेडरल बैंक में अच्छी रैली बनी है, इनफैक्ट मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में आउट परफॉर्मर रहा है ये काउंटर। यहाँ पर नतीजे कैसे आने वाले हैं? डेफिनेटली तो ये रैली बनी इसके लिए क्योंकि इन्होंने जो अपने क्वार्टरली अपडेट दिए थे वो काफ़ी अच्छे थे और उसके बाद हमने देखा था कि तमाम मिड कैप बैंक्स जो है उसमें अच्छी खासी तेजी हुई थी और जाहिर सी बात है जो अपडेट दिए थे उसके मुताबिक ही हमने अनुमान बनाए हैं जो कि अच्छे हैं। एनआईआई अगर आप देखेंगे 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 1540 करोड़ से बढ़ के 1810 करोड़ पे आएगा। मुनाफे में 36% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 522 करोड़ के आसपास था, वहां से बढ़ के 710 करोड़ आने का अनुमान है। ग्रॉस एनपीए मामूली कमी यहाँ पे आएगी, 2.46% से गिर के 2.3, नेट एनपीए 0.78% से गिर के 0.7%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा नहीं लेकिन 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 3.3% से बढ़ के 3.4% पे आने का अनुमान है। कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली अपडेट दिए थे उसमें कहा था कि जो कुल डिपॉजिट्स है उसमें करीब 14.8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई, कासा में 7.2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। कासा रेशियो जो है हालांकि घटा था, 36.68% से घट के 34.25% के आसपास आया था, लेकिन ग्रॉस एडवांसेस जो है उसमें 19% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। तो ग्रोथ जो है वो कंपनी दर्ज करेगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और इस बार सारे बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यही होने वाला है। पिछले क्वार्टर में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी थी, इस बार जो ग्रोथ रेट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नो डाउट बढ़ेंगे लेकिन उस पेस से नहीं जितना पिछले क्वार्टर में बढ़े थे, तो उतनी अच्छी नहीं रहेगी ग्रोथ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, केवल नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बाकी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट, एनआईआई, लोन ग्रोथ ये सब तो अच्छी है। अब ये कमेंट्री देखना होगा कि अब के बाद, क्योंकि अब इन्होंने डिपॉजिट रेट बढ़ाना शुरू किया है तो इसके बाद कितना इंपैक्ट होता है, क्रेडिट कॉस्ट कितना कम होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे उसका क्या इंपैक्ट होता है, ये सब जानेंगे कंपनी जब अपना कॉन्फ्रेंस कॉल करेगी तब। लेकिन इस क्वार्टर के नतीजे अभी तक तो अच्छे आएंगे जो क्वार्टरली अपडेट इन्होंने दिए उसके बेसिस पे। चलिए, तो इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे ही आएंगे। फेडरल बैंक काफी एक्टिव भी रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स की भी कई बार राय आई है। मुदत जी, एक बार फेडरल बैंक का चार्ट देखें सर, डेज हाई पर 2.5% ऊपर इस समय। डीप चार्ट अच्छा है और स्टॉक में जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। यहाँ पर एक बार हम 141 का थोड़ा सा और वेट करेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जब 141 का ब्रेकआउट होगा तो नेक लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर 150-155 तक के अपसाइड मूव फेडरल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करके चलिए, थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, यहाँ पे और भी खरीद के चल सकते हैं। 141 के ऊपर ये अग्रेसिव 155 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। आपके लिए
फेडरल बैंक, जिस पर रखनी है नजर रखिए महिंद्रा लाइफ स्पेसेस पर। इसके लिए कुछ खबर आपको आती हुई दिख रही है। एक जमीन का अधिग्रहण किया है इन्होंने बेंगलोर में, करीब 4.25 एकड़ की जमीन है, तो बड़ा लैंड पार्सल है और करीब 4.25 लाख करोड़ स्क्वायर फीट के डेवलपमेंट पोटेंशियल इसके लिए आ रहा है। इस प्रोजेक्ट से 400 करोड़ रुपए की आय कंपनी जनरेट कर सकती है। तो बेंगलोर में लैंड पार्सल का इन्होंने एक्विजिशन करा है, जमीन खरीदी है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये खबर आती हुई दिख रही है महिंद्रा लाइफ स्पेस के लिए। आई थिंक आज सुबह गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए भी ऐसी एक खबर आती हुई दिखी थी। इन्होंने भी एक लैंड पार्सल की खरीदारी करी थी जो सुबह अपडेट आया था। तो नजर रखिए रियल एस्टेट काउंटर्स। इनफैक्ट महिंद्रा लाइफ स्पेस थोड़ा रिएक्ट भी कर रहा है, ½ % ऊपर भी है। आइए आशु जी की तरफ से भी एक कॉल आ रही है। बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु बताएं। बताएं आशु जी। दीपांशु, वैसे तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स में मेरा इंटरेस्ट अभी भी इतना नहीं बना है, वेरी सिलेक्टिव। बट एक और स्टॉक है, आई थिंक पॉपुलर स्टॉक है, और वो एक रेंज में रहता है, मतलब 360, 65, 70 और ऊपर 400, 410। मैं बात कर रहा हूँ डीएलएफ की। तो डीएलएफ में मुझे लगता है कि जो पिछले मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि काफी अच्छा 370, 75 पे कंसोलिडेट हो रहा था। और जब मार्केट में बड़ी गिरावट भी आ रही थी, जिस दिन निफ्टी 200, 200 पॉइंट गिरता था, 4-5 रुपए से नीचे नहीं घटा और 370 को काफी प्रोटेक्ट किया है। बट दीपांशु, सिंस 8 दिन रह गए हैं, प्लेन वनीला में मतलब कभी भी सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे लगता है 370 की कॉल लेके 390 की वैसे तो 2 बेच देनी चाहिए, और कॉस्ट आएगी सिर्फ 6 रुपए, और 376 का आपका फ्यूचर खड़ा हो गया। सेफ कहां तक है? 410 तक। ये स्प्रेड दीपांशु इसलिए है क्योंकि जितना भी डीएलएफ अच्छा लगता है, ये 400, 410 के लेवल पे जाता है, और वहां से 5 बार मेरे को लगता है 5 या 6 बार 360, 70 आया है। बट द गुड थिंग इज कि अगर 5 बार आया तो 4 बार ऊपर भी गया है 400, 410 पे। तो मुझे लगता है कि यहां से फिर ये एक मूव दिखा रहा है और 400 की तरफ जा सकता है। और 1:2 स्प्रेड, और अगर किसी को बहुत ज्यादा होप है तो 1:1 भी बना सकते हैं। उसमें कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, बट देन इट विल बी बाइंग एज गुड एज फ्यूचर, और इसको कैरी कर सकते हैं। और डीएलएफ पे कुणाल जी की बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत ट्रैक भी करते हैं। आई थिंक ये तो ऐसा डीएलएफ का चार्ट तो ऐसा है जो आंख बंद करके भी बता सकते हैं। सो आई थिंक ऑन दिस रेंज एंड ऑन दिस स्प्रेड अगर कुणाल जी की लिमिटेड इंटरवेंशन मिल जाए तो दीपांशु मुझे बढ़िया रहेगा। तो कुणाल जी पर डिपेंड करता है। कुणाल जी मदद करेंगे सर आशु सर की डीएलएफ पे? देखिए दीपांशु, मैं लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड इंटरवेंशन करूंगा, और उसकी वजह यह है कि मेरा इसमें निवेश है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने डीएलएफ में किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरा डिस्क्लेमर है, और उसके बाद मैं पूरी तरह सहमत हूं आशु जी से। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और रेंज के निचले स्तरों के आसपास बड़ा अच्छा बेस बन रहा है। तो जैसे ही स्टॉक में वापस मोमेंटम बनेगा, ये वापस से 415, 420 के लेवल्स आपको दिखाएगा, और वहां पर असली संघर्ष होगा 410, 415 के आसपास। वो स्तर पार होंगे तो डीएलएफ में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन 410, 415 के मूव डेफिनेटली डीएलएफ में आ सकता है, और यहां पर डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड लग रही है, तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो व्यू पॉजिटिव है डीएलएफ पर, और लेवल्स भी आपके सामने आ रहे हैं। जैसा आशु जी ने कहा 400 के करीब थोड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है, बट अभी थोड़ा डिस्टेंस है। तो अगर आप स्प्रेड बनाएंगे, जैसा आशु सर रिकमेंड भी करते हैं, वहां पर आपको फायदा होगा। तो डीएलएफ इसको रखें अपने रेडार पर। एक और काउंटर जो आपको अपने रेडार पर रखना है, और वो है बिल केयर। छोटी कंपनियां ज्यादा चर्चा में आती नहीं है, बट अगर इस हफ्ते का आज तो 5% के सर्किट पर आपको दिखेगी, बट इसका अगर आप 1 वीक चार्ट पुल करेंगे, 1 मंथ चार्ट पुल करेंगे, तो आपको बड़ा एक्शन दिखेगा। इनफैक्ट एक हफ्ते में करीब 35 से 40% की रैली दिखा चुका है, एक महीने में 55% की रैली ये काउंटर दिखा चुका है। सडनली क्या चल रहा है जो ये काउंटर बाजार के रेडार पर आया? करती क्या है ये कंपनी, क्या कुछ हो रहा है? आइए एक बार समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, बिल केयर ये कहां से फोकस में आ गया? तो दीप, बेसिकली हम ऐसा देखते हैं कि जब बड़े निवेशक किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो स्टॉक में तेजी आती है, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। बड़े निवेशक इसमें बेच रहे हैं और स्टॉक चल रहा है। ये कैसे? ये सबसे बड़ी बात है, और पिछले 3-4 दिनों से यही हो रहा है। और बेचने वाला कौन? छोटा मोटा नाम नहीं है, रेखा झुनझुनवाला। अच्छा, इन्होंने कंटिन्यूस सेलिंग की है इस काउंटर में। आप देखिए 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, ये 3 दिन है जहां पे इन्होंने ऑलमोस्ट अपना पूरा स्टेक जो है इस काउंटर में ऑफलोड कर दिया। 9 जनवरी को ½ % स्टेक बेचा था, करीब 41.78 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे। 10 जनवरी को 3.3% हिस्सा बेचा था 46 के भाव पे, और 11 जनवरी को 2.5% के आसपास का हिस्सा बेचा था 50 रुपीज 43 के भाव पे। और आप देखिए
हर दिन जब इन्होंने हिस्सा बेचा है स्टॉक अपर सर्किट पे ही है। उसके पहले जब इन्होंने हिस्सा बेचा था स्टॉक 10% अपर सर्किट पे था, उसके बाद बीएसई ने इसको रिवाइज किया और इसको 5% किया, और अब देखिए हिस्सा बिक रहा है, स्टॉक अपर सर्किट पे जा रहा है। नो डाउट इस स्टॉक में खरीदारी भी कर रहे हैं। कोई 10 जनवरी को गुट्टा कोंडी वारा लक्ष्मी करके एक इन्वेस्टर है, उन्होंने खरीदारी की थी। 12 जनवरी को भी उन्होंने खरीदारी की थी। इसके अलावा और एक इन्वेस्टर है कैलाश चंद करके, अब मुझे पता नहीं है इन्वेस्टर्स कौन है, लेकिन हाँ इन्होंने खरीदारी की। इनका ब्लॉक डील में नाम आया है जिन्होंने स्टॉक को खरीदा है और काफी ऊपर के भाव पे खरीदा है जिस भाव पे रेखा झुनझुनवाला जी ने बेचा है। लेकिन आप सोचेंगे चलिए पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 35% के आसपास की रैली हो चुकी है, लेकिन अगर आप इस काउंटर की हिस्ट्री देखेंगे तो 97% नीचे है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का हाई जो है एक समय पे 1830 रुपए का था। मुझे याद है 2008 के आसपास की बात है, जनवरी की, जब स्टॉक 1830 के आसपास रहा करता था, वहां से जो गिरना शुरू हुआ है अब तो इसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। और कंपनी करती क्या आपने पूछा तो ये दरअसल फार्मास्यूटिकल उत्पादन जो है उनके लिए पैकेजिंग का कारोबार जो है वो करती है, उस कारोबार में एक कंपनी है। तो बड़े निवेशक जो है इसमें लगातार बेच रहे हैं। इनफैक्ट रेखा झुनझुनवाला ने करीब 6.35% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो पूरी तरह से इस काउंटर में बेच दी है। केवल 0.1% के आसपास की हिस्सेदारी बची है और मेरे ख्याल से बाकी हिस्सा भी ये बेच ही दिया होगा, शायद ब्लॉक डील में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने इसमें ऑफलोड कर दिया है और कुछ अननोन इन्वेस्टर जो है वो सामने निकल के आए हैं। लेकिन हाँ ये इंटरेस्टिंग है कि रोज जो ब्लॉक डील हुई है वो अपर लेवल पे हुई है और बड़े इन्वेस्टर निकल गए हैं, लेकिन स्टॉक चल रहा है। बड़े इन्वेस्टर निकल गए बट स्टॉक चल रहा है और 3 दिन में लगभग 6-6.5% 6-6.5% निकाल दिया और फिर भी स्टॉक भाग रहा है। फिर भी स्टॉक भाग रहा है। अब वो इंटरेस्टिंग है दीप, हर जो डील हुई है वो आपके अपर सर्किट के आसपास ही हुई है। आई मीन वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि ऊपर लेवल पे हर एक डील होती है, अब खरीदने वाला जो भी हो, लेकिन बेचने वाला आई मीन झुनझुनवाला जी का नाम तो वैसे ही मार्केट में, और अगर वो लगातार बेच रहे हैं तो थोड़ा इररिलेवेंस लगता है कि स्टॉक चल क्यों रहा है। चलिए बट कुछ इंटरेस्टिंग हमने सोचा आपके लिए पॉइंट आउट करें, क्योंकि यूजुअली छोटे स्टॉक्स में जब भी हम देखते हैं बिकवाली होती है तो स्टॉक लोअर सर्किट मारता है, ये अलग ही चाल पर चल रहा है और इस साल भी बड़ी मूव ऑलरेडी ये काउंटर दिखा चुका है आपके लिए। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 148 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। आज और अगले हफ्ते के लिए स्टॉक में खरीदारी करें। कल का, परसों का, तरसों का 3 दिन का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो एबी कैपिटल के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 144 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 144 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं एबी कैपिटल में 152 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 152 रुपए का लेवल निकलने पे रैली एक्सटेंड होगी और 155 रुपए तक के लेवल एबी कैपिटल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें 144 के स्टॉप लॉस से 152 और 155 के टारगेट्स के लिए। तो 52-155 तक का लेवल यहाँ पर एबी कैपिटल में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं और भी काफी एक्शन दूसरे स्टॉक्स में दिख रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट में से एक है, दिन के उच्चतम स्तर के पास 710 के पार 0.4% की स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। किरण जी, चोला इन्वेस्टमेंट सर क्या व्यू बन रहा है? चोला में बहुत अच्छी मूव आज सवेरे से देखने को मिल रही है। ये पीटा हुआ स्टॉक है और जिस तरीके से ये अप मूव आया है, बहुत अच्छा मूव आया है। मेरा मानना है कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 703 के आसपास और मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट करता हूँ 735 738 के। ओके, तो ये है आपके लिए चोला, जिस पर आप थोड़ा वीकनेस बनते, थोड़ा मूव बनते देख रहे हैं, माफ कीजिएगा। 3.5% ऊपर ये काउंटर आ रहा है इस समय। जुबलेंट फूड, जरा इसके चार्ट को एक बार पुल अप करते हैं। इस पर एक मूव आते हुए दिख रहा है। रिसेंटली काफी बिकवाली भी हुई थी, ब्रोकरेजेस की तरफ से कुछ नेगेटिव कमेंट्री भी आई थी, पर आज ये 500 के लेवल से एक बाउंस बैक आपको दिखा रहे हैं। दिन में तो ऑफकोर्स 490 के लेवल तक गया था। सिमी जी एक बार देखेंगे जुबलेंट फूड को, वैसे भारी पिटाई हुई है रिसेंटली बट अब थोड़ा मूव दिखा रहा है। दीपांशु चार्ट तो खराब ही है, पर 500 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाएगा तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी इसमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो मेरे रडार पर ये स्टॉक है नहीं, क्योंकि बहुत ही वीक चार्ट है। यहाँ पे अगर कोई सुबह खरीदा है और अभी भी होल्ड कर रहा है तो मैं स्टॉप लॉस के साथ ही बने रहने के लिए कहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मैक्सिमम 505 से 510 आ सकता है और 494 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा अगर कोई अभी तक होल्ड कर रहा है और नेक्स्ट वीक के लिए इच्छा है कि इसको कैरी करे। 510 मैक्सिमम टारगेट मुझे लगता है आ सकता है।
चलिए, जुबिलेंट फूड में वो रिकमेंडेशन सिमी जी की तरफ से, लेकिन आईडीएफसी हम देख रहे हैं एनबीएफसी सेक्टर में काफी बज है और आईडीएफसी उनमें से एक है, 85 के पार दिन के ऊपरी स्तर पर है। कुणाल जी, आईडीएफसी पे क्या व्यू बन रहा है सर आपका? देखिए नेहा, मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है स्टॉक में, हमने पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन देखा, एक नैरो बैंड का कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। एक मामूली सी रेजिस्टेंस मुझे 86 रुपए के आसपास नजर आती है, अभी 85 का भाव है। 86 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और मुझे लगता है कि फिर इसमें काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर इन प्लेस है, काफी स्ट्रांग है। 86 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर डेफिनेटली बाय करने की मेरी राय है। तो 86 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी। आईडीएफसी इस पर रखिए नजर। एक नजर मन्नापुरम पर भी रखिए, यहाँ पर भी आपको एक अभी एक इमीडिएट स्पाइक आते हुए दिखाए, ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। रेडार पर है आईटी स्टॉक्स, क्योंकि वहां पर हमने एक बढ़िया मूव बनती हुई देखी है। कई सारे आईटी काउंटर्स आज बाउंस बैक दिखा रहे हैं। 3 दिग्गज आईटी कंपनीज के नंबर आ चुके हैं, आज शाम विप्रो के भी आने वाले हैं, बट जैसे हर बार के हमारा ट्रेडिशन है, टीसीएस और इन्फी नंबर्स के बाद एक कंपैरिजन तो दोनों पर बनता ही है। तो टीसीएस और इन्फी नतीजों का कंपैरिजन, आगे के आउटलुक का कंपैरिजन लेकर तैयार है कुशल बताइए, इस बार किस पैरामीटर पर किसने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है? दीपांशु, यहाँ पे तो भाव से ही समझ में आ रहा है कि क्लियरली कि किस तरह से आज इन्फी लीड करता हुआ दिख रहा है और डेफिनेटली हर एक काउंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस में इन्फोसिस ही जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका फैसला कैसे में पहुंचा, इसकी मैं जर्नी बताता हूँ। सबसे पहले तो एक अगर आप कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे कंपनियों का, तो वहां पर क्लियर कट बीट, जितना भी अनुमान हमने लगाया था उससे इन्फोसिस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 90 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त यहां पर हुई है, जबकि 2.4% यहां पर इन्फोसिस का आंकड़ा आया था, 2.2% टीसीएस का आता हुआ दिखा। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि 2.2 या 2.4 आया, इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कितना ज्यादा बीट कर पाए। तो 90 बेसिस पॉइंट्स इन्फोसिस ने बीट किया है, 60 बेसिस पॉइंट्स टीसीएस ने बीट किया है। जहां तक दूसरा पॉइंट का सवाल है, यहां पर जो अट्रिशन दर आती हुई दिखी है, टीसीएस अट्रिशन दर इनफैक्ट दोनों कंपनियों का ही कम किया है, जो कि आईटी सेक्टर के लिए काफी अच्छा है, बट यहां पर अट्रिशन दर केवल 20 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है, जबकि इन्फोसिस में 280 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हमें आती हुई दिखी है अट्रिशन दरों में। जहां तक थर्ड पॉइंट का सवाल है, यहां पर हेडकाउंट को लेकर बड़ी चिंताएं आती हुई दिख रही थी। काफी एनालिस्ट लोग, जहां इनकी जब कॉन कॉल हुई थी तो उस पर यही पूछ रहे थे कि आपकी हेडकाउंट रिलेटिवली कम कैसे होगी। इनफैक्ट 10 तिमाहियों के बाद यहां पर पहली बार टीसीएस का जो हेडकाउंट है वो कम होता हुआ दिखा था, जबकि इन्फोसिस ने अभी भी पॉजिटिविटी मेंटेन रखी है। 1627 एम्प्लॉइज इन्होंने यहां पर जोड़ते हुए दिख रहे थे। बट आपको फोर्थ पॉइंट भी कंसिडर करना है, जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है। मैक्वेरी, यहां पर दोनों ही कंपनियों पर इनफैक्ट मैक्वेरी ने ही अपनी राय दी है, आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, बट पॉजिटिविटी कहां पर ज्यादा है? इन्फोसिस में अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखेंगे कल की दोनों की, इनफैक्ट उससे कंपैरिजन करेंगे तो 41% की ग्रोथ यहां पर इन्फोसिस में एक्सपेक्टेड है, वहीं यहां पर टीसीएस में भी 36% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। तो हर एक पैरामीटर, हर एक काउंट पर इस बारी तो तीसरी तिमाही में इन्फोसिस क्लियर बीट इन्फोसिस की तरफ से, क्लियर बीट रहा है इन्फोसिस की तरफ से। स्टॉक परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं, हालांकि टीसीएस भी आज पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरा आईटी पैक ही पार्टिसिपेट कर रहा है सिवाय एलएनटी टेक के, बट इस बार नतीजों के लिहाज से आपको क्लियर बीट इन्फी की तरफ से दिखा है। एक बार आशु सर से भी आईटी पर राय ली जाए। आशु सर, पिछले साल के वन ऑफ द टॉप अंडर परफॉर्मर्स हमारे बाजार में नहीं, ग्लोबली भी रहे हैं। साल की शुरुआत इस बार अच्छी हुई है आईटी के लिए, और हमारे स्टॉक्स भी अब नतीजों से पहले थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाउंस बैक दिख रहा है आईटी में, या थोड़ी सस्टेनेबल गेन्स आ सकती हैं, या फिर ट्रेडिंग प्ले है? क्या नजरिया है सर आईटी पे? दीपांशु, थोड़ा सा सस्टेनेबल बाउंस बैक है, बस और कुछ नहीं है। जो आपने बोला पिछले साल का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर, जब कोई बड़ा सेक्टर, बहुत पॉपुलर सेक्टर बहुत मैसिव अंडर परफॉर्म करता है तो दीपांशु उसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग अटक जाते हैं, और उस लॉन्ग अटकने का मतलब है कि हर लेवल पे इसमें सेलिंग मिलेगी। मतलब एचसीएल टेक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिसको मैं जानता हूं कि 1200 प्लस का एचसीएल टेक जिसका लॉन्ग नहीं हो। लाइकवाइज इन्फोसिस या वो, मतलब एचसीएल टेक तो एक केस इन पॉइंट है कि मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लॉन्ग है 1200 के ऊपर। तो आई थिंक कितना रिवर्सल, अब क्या होता है कि जो नया आदमी है वो तो बीच में लेके 50 रुपए ऊपर का कोई मूव खा ले या कुछ कर ले, लेकिन जो लार्जर पॉपुलेशन है वो इसमें स्टक है। तो जब तक कोई नई थीम निकल के आती है ना, इसमें लार्जर पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करे तो उसमें मजा आता है कि वो ऊपर भी जा सकता है, कहां तक जाएगा नहीं कह सकते। तो इसमें मुझे बहुत बड़ी रिकवरी नहीं लगती, बिकॉज एक्सट्रीम अंडर परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस, उसका बाउंस बैक आता है।
उसका बाउंस बैक अंडर परफॉर्मेंस वाला भी आता है, सेक्टोरल रोटेशन वाला भी आता है, और थोड़ा जो रिजल्ट इफेक्ट आ रहा है कि नहीं यार कुछ नया जो डर लग रहा था ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बट आई थिंक ये एवरी क्वार्टर बहुत मतलब मैसिव चेंजेस आ जाते हैं इनके अंदर, और जिस तरह का जो ग्लोबल सिचुएशन है मतलब दे आर प्रोन टू दीज चेंजेस, तो मुझे कोई बहुत बढ़िया नहीं लगता। बट यस, इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट दीपांशु जैसे मैंने बोला, अगर मैं 10 लोगों को बोलूं ना कि HCL टेक के 1050 में लेना है, यहां से 30-40 रुपए का मूव आएगा, तो उस 10 में से 9 के 8 के पास ऑलरेडी 1200 का HCL टेक पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये है आईटी स्टॉक के साथ। बट स्टिल आई एम शेयरिंग विद यू एक वो रियलिस्टिक सिनेरियो, बट बाउंस बैक जरूर है एंड इट कैन बी ए सस्टेनेबल बाउंस बैक ऑल्सो, बट वी शुड प्योरली कॉल इट एज ए बाउंस बैक। ओके, तो कुछ बाउंस बैक यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है, और वो पूरा जो पिक्चर है ना सिर्फ एक आध स्टॉक के लिए है बल्कि पूरे सेक्टर के लिए आशु सर की तरफ से आता हुआ। लेकिन चलिए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के कैश का ऑप्शन। सुमित जी बताइए। जी नया कैश का ऑप्शन के अंदर अभी इस बार इंडेक्स है, इंडेक्स में जो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ देखना था वो देखने को मिल गया। अब मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते के लिए इंडेक्स का ऑप्शन लेके चले। निफ्टी का 17,900 वाला कॉल 151-154 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का 17,900 का कॉल अगले हफ्ते के लिए लेके चले, जो कि अभी भाव 151 पे ट्रेड कर रहा है। 101 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। निफ्टी अब मेरे को लग रहा है यहां से 18,000 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। आज तो अभी जस्ट 15-20 मिनट बचे हैं, तो अब नेक्स्ट हफ्ते ही होगा। 18,000 का लेवल निकलते ही 18,050 से 18,100 तक का मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए 17,900 का कॉल 151 के आसपास खरीदारी करें, 101 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 201 का पहला टारगेट, 221 का दूसरा टारगेट, 201, 221 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 17,900 का कॉल। चलिए 17,900 की कॉल 151 के पास लेने की रिकमेंडेशन है, और गोइंग फॉरवर्ड 201, 221 तक का लेवल ऊपर दिख सकता है, क्योंकि निफ्टी के 18 और 18,100 का लेवल पार करने की संभावनाएं बन रही हैं। एक बिगुल मुदित जी के लिए, मुनाफे वाला मुदित। मुदित जी बताइए। नेहा जी, एक और ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनानी है, और बहुत बढ़िया स्टॉक है जिसका जिक्र अभी दीपांशु ने किया था, IDFC लिमिटेड। IDFC का एट द मनी कॉल ऑप्शन 85 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो ₹2.50 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट ₹4.50, दूसरा टारगेट ₹6 का होगा, और स्टॉप लॉस रहेगा ₹2 का। ठीक है, जिस तरह के ऑप्शन चेन डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, 80 तक क्लियर कट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और 55 लाख शेयर यहाँ पे ट्रैप है, जिसमें से करीब 4-4.5 लाख शेयर अभी तक कवर होते हुए नजर आए हैं। तो 50-51 लाख शेयर अभी कवर होना बाकी है, और उसमें अगर ये कवर करते हैं तो यहाँ पर बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ₹4.50 और ₹6 तक के अपसाइड मूव इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ₹2 का। और साथ के साथ जिस तरह के डाटा बने हैं, जैसा भी कुणाल जी ने कहा था, 86 एक माइनर हर्डल है, वो हर्डल बिल्कुल निकालेगा। जैसे ही 86 निकालेगा, सिंगल स्विंग में ये 93 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो कोई कैश में भी खरीदना चाहता है, यहाँ पे कैश में भी खरीद के चल सकता है 93 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 83 का। अदरवाइज आप 85 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं ₹6 तक के टारगेट्स के लिए। DFC में डबल कॉन्फर्मेशन आती हुई, और 93 तक का लेवल, 95 तक का लेवल गोइंग फॉरवर्ड दिख रहा है। कॉल के जरिए भी होगी कमाई। 85 का कॉल ₹2.50 के पास लेने की रिकमेंडेशन है। 4.5 एंड इवेंचुअली ₹6 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप। सिमी जी बताइए। अभी जो मैं कॉल देने जा रही हूँ, ना खाली आज ही के लिए, ये पूरा बजट तक होल्ड करने का एक स्टॉक है। पूरा सेक्टर मोमेंटम में रहेगा बजट तक। रैलीज इंडिया, इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह है। स्टॉक में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो रहा है। लास्ट 7-10 ट्रेडिंग सेशन से जितना भी वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेट किया है। मार्केट वीक था, पर ये स्टॉक कंसोलिडेट किया था, उसका ब्रेकआउट आ जा रहा है। जितना बड़ा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे लगता है कि जो मिनिमम टारगेट 270 से 280 तक का टारगेट नेक्स्ट 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन में आ जाना चाहिए। तो करंट लेवल पर खरीद कर चलेंगे और पूरा बजट तक होल्ड करेंगे। इसमें कोई एक दिन का कोई कॉल ये है नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, ये पूरा 10-15 दिन तक वेट ही करेंगे बजट तक। 238 का स्टॉप लॉस होगा, अभी 258 का भाव है, तो 238 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे। 270 का पहला टारगेट, 280 का दूसरा टारगेट, दोनों एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 300 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम मेंटेन हो सकता है।
ओके, तो रैलिस इंडिया यहाँ पर करनी है खरीदारी। एग्रोकेमिकल स्पेस फिर से आपको थोड़ा मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है और सिमी जी के रेडार पर आया है। रैलिस इस समय मूव कर रहा है, बट रेडार पर रहे कई सारे स्टॉक। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से हमारी टीम बहुत एक्टिवली जितने भी शेयर होल्डिंग में बदलाव आते हैं, एफआईज की तरफ से, डीआईएस की तरफ से, पिछली तिमाही में जो जो बदलाव हुए हैं वो सबसे पहले आप जी बिजनेस पर कैच करते हैं। हमने सोचा एक बार एक पूरी लिस्ट तैयार की जाए। अभी और शेयर होल्डिंग बदलाव आने हैं, बट अब तक जो बदलाव हुए हैं, कौन से काउंटर्स में शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, कौन से काउंटर्स में शेयर होल्डिंग घटाई है, क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है, समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए, कौन कौन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हमने फंड्स का एक्शन देखा है? बिल्कुल, कुल मिला के हमने जितना भी अपडेट आती हुई देखी है उसमें जो मेजर है, जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें 12 कंपनियां ऐसी हैं जहां पे अगर आप देखेंगे एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसमें बढ़ाई है तो वो है एनसीसी। एनसीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लगभग 3% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। उसके बाद जीएचसीएल में 2% हिस्सेदारी है और जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लगभग 1.2% जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है और अभी आपके सामने जस्ट टेबल भी आ जाएगी। लगातार इन 12 कंपनियों में अगर आप देखेंगे इस Q3 में एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब ये तो सारे स्टॉक्स में जिसमें एनसीसी है, जीएचसीएल है, जम्मू कश्मीर है, इंडियन बैंक है, कैस्ट्रॉल है और बाकी सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। अब कुछ कंपनियां ऐसी भी है जहां पे एफआईज ने हिस्सेदारी घटाई है, जिसमें आप एफएल इंडिया ले लीजिए, वंडरला हॉलीडेज ले लीजिए, वेरांडा लर्निंग ले लीजिए, जहां पर उन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। एफएल इंडिया में उनकी हिस्सेदारी जो 14.2% थी वो घट के 12.7% रह गई। वंडरला हॉलीडेज की बात करेंगे तो वहां पे 9.3% से घटकर 8.5% और सिमिलरली वेरांडा लर्निंग में भी जो है एफआईज घटाई है। अब इसके बाद हम एक स्टेप और अहेड गए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें कुछ एक ट्रेंड मिल रहा है कि वो लगातार एफआईज जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं। अब उसमें एक स्टॉक निकल के आया, वो है प्रिकॉल, जहां पे अगर आप देखेंगे पिछले 5 तिमाही से जो है अगर आप देखेंगे प्रिकॉल में एफआईज लगातार जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। जो सितंबर 2021 में उनकी शेयर होल्डिंग 10.5% थी वो बढ़कर अब 12.5% हो गई और हर एक तिमाही में कुछ कुछ परसेंटेज वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। प्रिकॉल के अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ स्टॉक है जिसमें लगातार एफआईआईज 3 तिमाही से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आप एनसीसी देखेंगे, जीएचसीएल देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखेंगे और इंडियन बैंक देखेंगे। सबसे पहले एनसीसी की बात करेंगे तो एनसीसी में तो कंफर्टेबली आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो मार्च 2022 में 8.9% थी वो लगातार बढ़ के अब 15-16% के आसपास आ गई और ये हर तिमाही में जो है बढ़ाए जा रहे हैं। उसी के साथ जीएचसीएल की बात करें तो वहां पर भी जो हिस्सेदारी थी उनकी मार्च में 15.4% वो बढ़कर अब 24.4% के आसपास हो गई है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी, क्योंकि आपने अभी लगातार अभी ये देखा कि यहाँ पे मूवमेंट भी आता हुआ दिख रहा है और एफआईज में भी इनका जो एफआईज का जो भरोसा है वहां पर भी जम्मू एंड कश्मीर बैंक का काफी अच्छा है। जो मार्च में 0.71% थी वो अब बढ़ के 2% के आसपास हो गई। और अंत में अगर आप बात करें इंडियन बैंक की तो वहां पर भी देखेंगे लगातार 3 महीने से इंडियन बैंक में भी एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो मार्च में 1.7% थी वो बढ़ के 3.6% हो गई। तो ओवरऑल ये पूरा है जिसमें एफआईज में कहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है और उसी के साथ साथ कहां पर घटाई के साथ साथ भी जो जिसमें लगातार किन कंपनियों में एफआईज जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं। तो एनसीसी सबका फेवरेट है, एनसीसी, जेएनके बैंक और तीसरा कौन सा बताया आपने? एनसीसी, जीएचसीएल, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और इंडियन बैंक। इसमें लगातार 3 तिमाही से बढ़ी है। प्रिकॉल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें 5 तिमाही से लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और सारे पीएसयू बैंक हमने हाईलाइट किए थे। इंडियन बैंक आउट परफॉर्मर भी रहा है उस स्पेस से। जेएनके बैंक हमारे रेडार पर था, टारगेट्स भी हिट हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स एनसीसी, जहां पर तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार आपके लिए व्यू भी बनता रहता है। सुमित जी, एनसीसी आप ही नहीं, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स और साथ ही एफआईएस भी इस काउंटर में काफी एक्टिव है। अगले लेवल्स क्या है सर इसके लिए? 3 डिजिट में आएगा दीपांशु ये स्टॉक जल्दी। ये स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली लोअर लेवल से सबके सब बाय का व्यू दे रहे हैं और ये स्टॉक तेजी का मूव दिखा भी रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है। आज ही जेएनके बैंक भी दिया था। तो अब एनसीसी का जहां तक सवाल है, एनसीसी मेरे को लग रहा है कि यहां से 100 रुपए का लेवल तो जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और एक बार 100 रुपए का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और 110 रुपए तक का मूव एनसीसी के अंदर शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, अभी और ऊपर का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए एनसीसी पर वो रिकमेंडेशन आ रही है, लेकिन इसी बीच शिपिंग सेक्टर में भी कुछ चुनिंदा ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर हम स्ट्रेंथ बनते हुए देख रहे हैं। उन्हीं में से एक है शिपिंग कॉर्पोरेशन। यहां पर सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ हफ्तों में परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है। एंड सिमी जी अक्सर शिपिंग सेक्टर पर अपनी सलाह रखती हैं। सिमी जी, एससीआई कुछ राय बन रही है इस समय चार्ट्स पे?
जी बिल्कुल नेहा, मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी खरीदारी करके होल्ड किया जा सकता है। चार्ट अच्छा है और इसमें भी कोई करेक्शन उतना नहीं देखा है। रिसेंटली मार्केट में जितना बड़ा करेक्शन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन में उसका कोई असर नहीं दिखा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भाग सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह होगा और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में 165 से 170 तक का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 135 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 165 से 170 का टारगेट आने वाले 2-3 महीने के लिए ये स्टॉक होल्ड किया जा सकता है। प्ले है शिपिंग कॉर्पोरेशन, बट अच्छी मूव इसमें हमने रिसेंटली आती हुई देखी है। काफ़ी एक्टिव है ऑफ कोर्स इसके डीमर्जर को और फिर डाइवेस्टमेंट को लेकर कई सारी खबरें भी चल रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में भी एक्साइटमेंट बना हुआ है। बट एक स्टॉक आज तो बाजार बाउंस बैक के मूड में है और एक स्टॉक जो इस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट कर रहा है, उतना ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, वो है आपके लिए भारती एयरटेल। कुछ दिनों पहले हमने देखा था डबल डाउनग्रेड आया था इस काउंटर पर जेपी मॉर्गन की तरफ से, वहां से फिर स्टॉक की भारी पिटाई भी हुई। 800 के ऊपर था हफ्ते की शुरुआत में, अब देखिए 750 के लेवल से आज बाउंस बैक अटेम्प्ट कर रहा है। एक बार आशु जी से भी बात की जाए। आशु जी, डाउनग्रेड से पहले तक तो अच्छे मोमेंटम में था, बट तब से हमने देखा एक सडन रिवर्सल और काफी शार्प गिरावट इस हफ्ते। अगर आप 7 दिन का चार्ट देखेंगे तो काफी शार्प गिरावट भारतीय एयरटेल में आती हुई दिखी है। सर बताएं क्या चल रहा है इसमें? ये टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है, वापस बाउंस बैक होगा या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रेशर आया? दीपांशु, मुझे तो याद भी नहीं आता कि कितने महीनों बाद शायद मेरी आपसे या भारतीय पे बात हो रही है। एंड आई थिंक डाउनग्रेड तो दीपांशु अलग बात है, 800 के आसपास इतना स्ट्रांग कंसोलिडेशन और इतना मतलब स्ट्रांग या वीक कंसोलिडेशन भी कह लो कि ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे। कई स्टॉक्स एक ऐसी रेंज में आ जाते हैं दीपांशु जो उसके बाद कुछ भी नहीं करते हैं। सो आई थिंक मतलब भारती वाज ऑलवेज वन ऑफ माय फेवरेट एंड मुझे लगता है कि 5-6 महीने हो गए, मतलब एक लेवल के बाद ना स्टॉक्स में क्या होता है कि इतनी पेशेंस टेस्टिंग होती है कि ना वो पोर्टफोलियो में कुछ मजा देते हैं, ना वो ट्रेडिंग डिलाइट रहते हैं। 800, 820, 800, 780, 700, 820, वो 20-25 रुपए की रेंज में जिस तरह से था, नेक्स्ट ट्रिगर तो ऐसा कुछ दिखता नहीं था। और ऐसी कोई चीज आ जाए तो छोटा मोटा डिप भी आ जाता है। बट मुझे लगता है कि अभी भी बोरिंग स्टॉक रहेगा ये दीपांशु। मतलब मैं इस डाउनग्रेड से कोई बहुत ज्यादा मतलब मुझे कोई इतना कंसर्न नहीं है, विचलित नहीं है। स्ट्रांग कंपनी है, लीडरशिप है, कोई डाउट नहीं है। मार्केट शेयर गेन कर रही है विज़ेवी वोडाफोन और जियो भी। सो आई थिंक दैट वे कोई दिक्कत नहीं लगती है। आरपूस भी बेटर रहेंगे। बट 800 के आसपास दीपांशु बहुत बोरिंग है, कुछ नहीं आनी जानी। जब तक स्टॉक में कोई बड़ा ट्रैक्शन ना नजर आए, उसको ये लेने या बेचने दोनों साइड में मजा नहीं आता। तो आई थिंक वो मजा दीपांशु आप लार्जर मार्केट में देखिए, वो मजा ना खत्म होता जा रहा है। खत्म मतलब अब टेम्परेरी खत्म है, ऑब्वियसली हम यही कह सकते हैं कि कितने महीनों से मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में कुछ करने को मिल ही नहीं रहा। इट इज सच ए बोरिंग मार्केट एंड दैट इज व्हाई द फोकस इज शिफ्टिंग टू मोर एंड मोर इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस, जो कि वॉल्यूम में भी नजर आ रहा है। सो आई थिंक मैं तो एक बहुत क्या कहते हैं मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट हूं बाकियों की तरह। मेरा तो मतलब विश होप प्रे तो यही रहेगा कि स्टॉक्स का मोजो शुड कम बैक ताकि मजा आए, क्योंकि हमें तो ब्रोकिंग से भी मतलब ब्रोकिंग के लिए भी वो हिट है कि अगर स्टॉक्स में नहीं आता, डिलीवरीज नहीं उठती हैं, मतलब इंटरेस्ट कम होता है। बट आई थिंक दैट इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर विद मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स करंटली दीपांशु। सो आई थिंक भारतीय में भी जैसे मैंने आपको बोला 5-6 महीने से कोई बात ही नहीं हुई है। वो बात इसलिए नहीं है कि ना ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं इसके अंदर, रेंज में आ चुका है भारतीय और इसलिए आप एक्शन भी देख रहे हैं। इनफैक्ट ये जो वॉल्यूम्स पर आपने आशु सर बात करी है, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हमारे पास तैयार है, आपने मेंशन किया तो वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आइए तब तक अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी देने के लिए। अनिल जी, अमेरिका में मंडे को छुट्टी है, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हो चुके हैं सर, ना 1 पॉइंट ऊपर ना 1 पॉइंट नीचे, बिल्कुल फ्लैट डाउ फ्यूचर्स आपको इस समय दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स 20 पॉइंट नीचे हैं, कुछ एक्शन वहां पर नहीं है। यूरोप में आधे % की तेजी है, ठीक कारोबार है सर। कच्चा तेल $84 पर है, रुपया करीब 20 पैसे मजबूत है और एशिया के बाजार भी आप आज ठीक ही रहे थे। बताएं सर क्या करके जाना है? निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर 17,960 पर, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर 42,400 के लेवल पर। पहली बात तो दीप ये है कि बड़े लंबे समय बाद ऐसा लगता है कि पोजीशन ओवरनाइट रख भी ले तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उतनी ज्यादा रिस्क है नहीं। फिर भी जो लोग सेफ रहना चाहते हैं, सोमवार सुबह सुबह आते हैं खरीदने 17,950 के आसपास जहां हम बंद हो रहे हैं, वो क्लोजिंग ठीक है, बुरी नहीं है। 18,000 के ऊपर होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन 17,850 के ऊपर भी बंद हो रहे हैं तो बुरे नहीं है। अब रिस्क आपके लिए नीचे की तरफ 150 पॉइंट है, तो अगर आपकी तेजी की पोजीशन है 17,700 का आपको पुट ऑप्शन रखना चाहिए। मंदी की पोजीशन है 18,100 का कॉल ऑप्शन रखकर आप एज कर लें।
इससे क्या होगा, आप 150 पॉइंट तक की अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होगी उसको तो आप संभाल लेंगे, उससे बड़ी हुई अगर किसी वजह से तो आपकी रिस्क खत्म हो जाती है। तो आई थिंक ये हेजिंग के साथ आप जा सकते हैं। थोड़ा सा पहली बार मतलब लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर 50% का बायस बनाए, अदरवाइज पूरी हमेशा आज तक तेजी की तरफ पोजीशन लेकर जाने का बायस बन नहीं रहा था। रिस्क एक ही है कि 4 दिनों से अमेरिका बढ़ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अगर आप 17,950 पर लॉन्ग पोजीशन लेकर जा रहे हैं और सोमवार को आपको वापस थोड़ा नीचे में मौका मिले 17,850 17,800 की रेंज में, तो वहाँ आपकी ऐड करने की ताकत होनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अच्छी क्लोजिंग मिल रही है बैंक निफ्टी को। देखिए हम जब 2 बजे 2:30 बजे भी बात कर रहे थे, वहाँ से थोड़ा और ऊपर आ ही गया है, तो बैंक निफ्टी में 42,300 के ऊपर की क्लोजिंग बढ़िया मजबूत क्लोजिंग मानी जाएगी। और ऐसे में मुझे लगता है यहाँ ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है लॉन्ग पोजीशन के लिए। एक ही कंडीशन पर ले जाएंगे, अगर सोमवार को 42,200 175 के आसपास मिले तो वहाँ आप और ऐड कर सके। रिस्क कम करना चाहते हैं तो 42,000 या 42,200 का एक फुट ऑप्शन खरीदकर आप एज कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं तो आपके पास 42,600 या 42,700 का एक कॉल ऑप्शन जरूर होना चाहिए। तो थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करें, लेकिन ओवरऑल माहौल ठीक है। आज की रिकवरी ये बता रही कि थोड़ी सी एफआईएस की तरफ से सेलिंग प्रेशर आज आपको कम होते हुए नजर आएगा। जी एफआईएस की तरफ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर कम होते हुए नजर आना चाहिए, आशा तो यही है। डेटा देखेंगे जब आएंगे, बट फिलहाल अगर आप चाहें, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आप बना सकते हैं। ऑफ कोर्स एक पुट जरूर खरीद लीजिएगा या अपनी पोजीशन को रिस्क के हिसाब से हेज जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी मार्केट पर डेटा और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए, जिस बात की हमें बात अभी आशु सर बता ही रहे थे कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हमने देखा है गिरावट दिखा रहे हैं, जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा था, उसके बाद रिकवर भी हुए मार्केट, बट थोड़ा सेंटिमेंट कमजोर रहा है। उसकी वजह से बाजार के वॉल्यूम्स पर कैसा एक्शन रहा है, ब्रोकरेजेस का इस पर क्या कहना है, एक बार समझ लेते हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण, क्या डेटा भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है? डेफिनेटली दीप, डेटा भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये दिग्गज सीएलएससी की रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि इक्विटी मार्केट में कैश का जो वॉल्यूम है वो 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। Q3 में अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स करीब 35 लाख करोड़ के आसपास रहे हैं। तिमाही दर तिमाही करीब 6% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। Q4 FY21 के अगर मुकाबले आप देखेंगे, जबकि उच्चतम स्तर पे वॉल्यूम थे, वहां से करीब 27% के आसपास जो है कैश वॉल्यूम जो है वो गिर चुके हैं। दिसंबर में कैश के वॉल्यूम जो है महीने दर महीने 3% के आसपास की गिरावट देखने मिली है दिसंबर के महीने में। नो डाउट इस महीने में सीजनैलिटी होती है क्योंकि काफी सारी छुट्टी होती है, विदेशी बाजार बंद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ओवरऑल नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस है उसमें कमी जितनी नॉर्मली रहती है उससे ज्यादा देखी गई है। इनफैक्ट जो एक्टिव यूजर्स है उनकी संख्या लगातार गिर रही है। दिसंबर लगातार छठा महीना था जहां पे एनएससी में एक्टिव नंबर ऑफ यूजर्स जो है उनमें कमी आई है। नए अकाउंट जरूर अभी भी खुल रहे हैं और दिसंबर में करीब 22 लाख नए अकाउंट खुले, जिसमें 80% अकाउंट्स जो है वो सीडीएसएल के खोले हैं, लेकिन लगातार जो नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स है उसमें कमी आ रही है। तिमाही दर तिमाही मार्जिन ट्रेडिंग फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो उस बुक में जरूर 9% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। एफएनओ का मार्केट का हाल फिर भी ठीक है क्योंकि दिसंबर में एफएनओ ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है उसमें 37% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर तिमाही में अगर आप देखेंगे तो 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और दिसंबर तिमाही में जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो कैश वॉल्यूम्स है उसमें लगातार गिरावट देखने मिल रही है और इन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है उन्होंने करीब 3.5 लाख ग्राहक जो है वो खो दिए हैं। तिमाही दर तिमाही ग्राहकों की संख्या जो है 12% से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की कम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कैश वॉल्यूम जो है वो चिंताजनक है क्योंकि लगातार वहां गिरावट देखने मिली और 10वीं तिमाही है जब कैश वॉल्यूम जो है इनफैक्ट 10वीं तिमाही के निचले स्तर पे कैश वॉल्यूम पहुंच चुके हैं। 10 तिमाहियों के निचले 2.5 साल के कोविड के बाद के बड़ी गिरावट आई है और यही बात आशु सर भी कह रहे थे और सेंटिमेंट भी थोड़ा बाजार का बिगड़ा था। उसके बाद अच्छी रिकवरी भी आई, एक्चुअली नया हाई भी रिसेंटली बाजार ने बनाया था नवंबर एंड दिसंबर की शुरुआत में, बट उसके बाद से हम देख रहे हैं वापस थोड़ा वॉल्यूम्स आपको सुस्त होते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल तो खैर कोई बड़ी मूव के आसार है नहीं। ये पूरा हफ्ता ही बाजार के लिए एक रेंज बाउंड सुस्ती वाला, धीरे धीरे करके गिरने वाला, 1-2 दिन थोड़ी बड़ी भी गिरावट आई, वैसा हफ्ता रहा है। 18,000 के करीब आप क्लोजिंग की कोशिश आज करने वाला है निफ्टी। देखते हैं किन लेवल्स पर आप पहुंचते हैं। जल्दी से कुछ और काउंटर्स पर बात कर ली जाए इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ें। मैक्स फाइनेंशियल पर रखिए नजर, इस पर अभी अभी एक मूव आती हुई दिख रही है। डीएलएफ जिसकी आशु सर बात कर रहे थे, इस पर भी आपको एक मूव अभी अभी आती हुई दिख रही है। तो ये 2 काउंटर्स हैं जहां पर मूव है। फर्स्ट सोर्स किरण जी की पिक, ये भी अच्छी कर रही है, इस पर भी अच्छा एक्शन बना। बट आज जो एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है एलएनटी टेक में, जो इन्होंने एलएनटी से एक ग्रुप कंपनी के अधिग्रहण की बात करी, उसके बाद
बाद से ये स्टॉक काफी कमजोर रहा है। एक कुणाल जी से L&T टेक के चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी, 3500 के नीचे बंद हो रहा है, आज ही 5.5% की गिरावट है। अब इसके लिए अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? देखिए, चार्ट पर कमजोरी साफ दिखाई पड़ रही है दीपांशु। आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उस वजह से एक गैप कायम हुआ है जिसको रनवे गैप कहते हैं। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग इस चार्ट पर खोजें तो मुझे एक सपोर्ट नजर आता है जो कि 3380 के आसपास है, यानी कि मौजूदा भाव से कोई 50-60 रुपए नीचे एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है। तो मेरी राय में फिलहाल इन स्तरों पर नई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। पहले का शॉर्ट है तो थोड़ी बहुत और गिरावट आने पर शॉर्ट से एग्जिट करने की रणनीति बनानी चाहिए। 3375 3380 के लेवल्स मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेंगे और हो सकता है कि आपको इन लेवल से एक बाउंस पे आता हुआ दिखे। कोई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास शॉर्ट्स हैं नीचे के स्तरों पर प्रॉफिट बांधना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय L&T टेक पर। बाकी सारे काउंटर्स आईटी के आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। इन्फी HCL टेक के नंबर्स के बाद शाम को आएंगे विप्रो के नंबर्स, उसका रिएक्शन आप मंडे को देखेंगे। HDFC बैंक और एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स आएंगे कल, उसका भी रिएक्शन आप मंडे को देखने वाले हैं। अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे बट आज शाम का एक्शन वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 17,950 निफ्टी और 42,350 बैंक निफ्टी के लेवल। टाटा स्टील आज का टॉप गेनर 2% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस में अच्छी खरीदारी रही। इंफोसिस, इंडसइंड और ICICI बैंक तीनों आई लेटर के स्टॉक्स आज अच्छी तेजी में रहे, हालांकि ITC ने अंडर परफॉर्म किया है। आइशर मोटर्स, इसमें भी पॉजिटिव एक्शन था। डिवीज लैब 4 दिन की पिटाई के बाद आज थोड़ा बाउंस बैक इसमें भी आया है। HUL, TCS जैसे दिग्गजों ने भी बाजार को दिया है सहारा। SBI भी पॉजिटिव एक्शन में था। टाइटन आज का टॉप लूजर 1% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल्स, SBI लाइफ, एशियन पेंट्स, L&T, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर आपको सुस्त कारोबार बनते हुए दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आए, 6% ऊपर था MCX जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स वापस इंट्रोड्यूस करने के लिए सभी ने मंजूरी दे दी है। रेन इंडस्ट्रीज, इसकी अभी बात चली थी, 4% ऊपर। चोला इन्वेस्टमेंट, फेडरल बैंक मंडे के नतीजे से पहले ये एक्टिव रहा। कैनरा बैंक में खरीदारी थी, साथ ही NMDC, सन टीवी, डेल्टा कॉप, IDFC लिमिटेड, जुबलेंट फूड, बलरामपुर चीनी, REC और बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। 6.5% का कट L&T टेक पर। जेफरीज के डाउनग्रेड के बाद गुजरात गैस 4% टूटा है। बाटा इंडिया में आज आपको बड़ा ब्रेकडाउन देखा है, 1600 के नीचे। औरो फार्मा कमजोर था, साथ ही वर्लपूल, श्रीराम फाइनेंस जहां पर बड़ी ब्लॉक डील हुई थी आज सुबह, ये भी गिरावट दिखा रहा है। हैवेल्स, आरती इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशन, ये पूरा हफ्ता अच्छा रहा। आज थोड़ी मुनाफा वसूली आपने देखी है इस पर। एल्केम लैबोरेटरीज, यूनाइटेड ब्रूरीज, कमिंस, यहां पर भी आपने थोड़ी वीकनेस बनती हुई देखी है। कैश मार्केट की तरफ आए, यहां पर भी कुछ स्टॉक्स थे जो काफी एक्टिव थे। बड़ी मूव आपने देखी रैलिस इंडिया, जिसकी सिमी बात कर रही थी, 7% ऊपर। महिंद्रा CIE, RVNL, इरकॉन, यहां पर काफी एक्शन रहा। KIOCL, लॉयड मेटल्स, सुप्रीम पेट्रो, एक्सो नोबल, पेटीएम जो कल ब्लॉक डील के बाद करीब 6% टूटा था, आज 3% ऊपर। कल्याण ज्वेलर्स, केम्प्ला, सनमार और मिश्र धातु, यहां पर भी आपने पॉजिटिव एक्शन देखा। एग्जैक्टली 17,950 पर प्रोविजनल क्लोज, आधे % की तेजी। 42,340 पर प्रोविजनल क्लोज। बैंक निफ्टी का करीब 250 अंकों की तेजी। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आएंगे हमारी स्क्रीन पर। आइए उससे पहले एक बार आपको बता देते हैं कि आज शाम के लिए आपके लिए क्या क्या खास प्रोग्रामिंग तैयार की गई है। इस बार बजट में एग्री सेक्टर के लिए क्या क्या उम्मीदें हैं, एग्रीकल्चर में कहां पर फोकस होने वाला है, इसी पर देखिए हमारा खास शो शाइनिंग इंडिया, एग्री के लिए क्या आइडिया, शाम 5:30 बजे। इसके अलावा क्या आप अपने बच्चों के लिए जो खिलौना खरीदते हैं उसकी क्वालिटी पर फोकस करते हैं? क्या आपको पता है कि घटिया दर्जे के खिलौने आपके बच्चे की सेहत बिगाड़ सकते हैं? दरअसल सरकार ने बगैर BIS जो हमारा अब स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म है उसके मार्क वाले खिलौनों पर सख्ती दिखाते हुए घटिया खिलौनों की बड़ी खेप जब्त करी है। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में आज हम नकली खिलौनों के खतरे पर करेंगे चर्चा। दोयम दर्जे के खिलौनों से होने वाले खतरे को समझेंगे, जानेंगे कि इन खिलौनों में इस्तेमाल केमिकल कैसे बच्चों को बीमार कर सकते हैं। ये भी जानेंगे कि क्या BIS मार्क वाले खिलौने गारंटी है कि इससे सेहत को कोई खतरा नहीं होगा। हमारे साथ होने वाले हैं चर्चा के लिए P महापात्र जो कि सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक्स लिंक के, साथ ही हमारे साथ होंगे असीम सान्याल साहब जो कि COO हैं कंज्यूमर वॉइस के, और साथ ही विपिन निझावान साहब होंगे जो कि हैं VP टॉयज एसोसिएशन के। तो आज शाम जरूर देखिए हमारी खास पेशकश 6 बजे, बचपन से खेलते नकली खिलौने। इसके अलावा घरों की बिक्री 9 सालों के टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है। घरों की कीमतें और होम लोन दरें बढ़ने के बावजूद हाउसिंग सेल के आंकड़े बहुत ही अच्छे आ रहे हैं।
हर बड़े शहर का ये ट्रेंड है। आज मनी गुरु में हम बताएंगे लोन लेकर घर खरीदने के फायदे और क्या हैं किराए पर रहने के फायदे। रेंट वर्सेस EMI, इस मुद्दे पर होगी चर्चा 6:30 बजे। किस्त भरें या किराया? हमारे साथ होंगे ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटपाल साहब। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में अगर आप रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको अब एग्जाम देना होगा। एग्जाम पास करने के बाद ही आप एजेंट के तौर पर काम कर पाएंगे। इंडिया 360 में आपको बताएंगे कि क्या एजेंटों के लिए एग्जाम की शर्त रखी गई है और क्यों इसे लाया गया है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जरूर देखें, एग्जाम नहीं तो एजेंट नहीं। इसके अलावा और भी कई अहम खबरों का होगा विश्लेषण। इंडिया 360 आज शाम 8 बजे आप देखना नहीं भूलें। फाइनल क्लोजिंग फिगर भी हमारे सामने है। 17,950 को निफ्टी ने होल्ड कर लिया है। 18,000 नहीं, बट हाँ 17,950 के ऊपर ही आप बंद हो रहे हैं। जहां कल खतरा लग रहा था 17,800 के नीचे बाजार बंद होता था, तो वहां पर वीकली क्लोजिंग आपको अच्छे लेवल की मिली है। 42,370 पर बैंक निफ्टी की भी वीकली क्लोजिंग मिली है। तो सपोर्ट से अच्छे लेवल पर आपको अच्छा क्लोजिंग एक्शन बाजार में दिखाया है। मंडे और फ्राइडे हफ्ते के 2 दिन अच्छे रहे, बट बीच में हमने देखा काफी कमजोरी बाजार ने दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशु सर, किरण जी, मुदित जी, साथ ही सिमी जी, कुणाल जी और सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें अपना वीकेंड, त्योहार का भी समय है, एंजॉय करें अपनी फैमिलीज के साथ। मंडे को आपसे होगी मुलाकात एक नए हफ्ते की ट्रेडिंग करने के लिए शुरू। बट